हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीजीबी की रिवीजन वीडियो के बारे में। कंप्लीट वीडियो आपको दे रहा हूं, आप लोग सब बैठिए आराम से, एकदम कुर्सी की पेटियां बांध कर अपना पीजीबी कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 के आप लोगों के लिए पहले, इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो जो वो तैयार कर दी, वो अपलोडेड है ऑलरेडी। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद पीजीबीपी आने वाले समय में सर और भी पार्ट्स जो मैं इसके अपलोड आपके लिए कर दूंगा। एक बात, इस वीडियो के अंदर सारी अमेंडमेंट्स है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने मार्क करा रखे हैं कि कौन से सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो वो भी जो है वो देख सकते हैं। एक खास बात आपको और बताना चाहूंगा कि एडी 91 पे सर एज यूजुअल बहुत कम प्राइजेस पे जो है ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट जो अवेलेबल है। जरूर जाएं, कोई कोड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आना है। सीधा आप लोग डिसाइड करेंगे कि बाय करना है नहीं, तो जाइए जल्दी से और बाय कर लीजिए। और अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अभी सिर्फ ऑडिट EIS SM के हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे mocktestbus.com पे। राइट, तो ये हो गई सर जी आप लोगों के लिए थोड़ी सी अपडेट। अब आपने क्या करना है, वीडियो डाउनलोड करके रखने से पहले दुष्टो पापियों इसको लाइक कर देना। लाइक टारगेट रखते 2000 लाइक का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और बस यार वीडियो को देखते जाना, नीचे टाइम स्टैम्प्स बना देना, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो बता देना, कौन सा पार्ट में और इंप्रूवमेंट करनी है वो बता देना। आपके लिए सब कुछ हम लोग कर देंगे। आने वाले समय में बहुत सारे और सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके May 21 एग्जाम्स को लेके इसी चैनल पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाना और साथ में जुड़ जाना। राइट, चलिए जी, तो जल्दी से पीजीबी की रिवीजन शुरू करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बैठ रहना, बिल्कुल पूरी देखना। और अगर लाइक नहीं किया ना, तुम लोग डाउनलोड कर लेते हो, लाइक नहीं करते हो, दोस्तों पाप चढ़ेगा। देखना तुम्हारी वाली के बच्चे तुम्हें मामा बुलाएंगे अगर लाइक नहीं करके गए तो। चलो जल्दी से आइए जी, पीजीबी की रिवीजन जो है शुरू कर देते हैं अपनी। तो सबसे पहले पीजीबी का चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 28। इस सेक्शन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें जो है वो टैक्सेबल होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, क्योंकि बहुत ही मिसलेनियस आइटम्स हैं, उनको हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। बस सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पर समझना चाहें कि अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है आपको बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड पीजीबीपी। कंप्लीट लिस्ट जो है वो चैप्टर के एंड में दे रखी है, वो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सर, इनकम टैक्स जो है एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। वो सिंपली बोलता है कि भाई जो भी मेथड जो है एसएससी ने एम्प्लॉय किया है उसी के हिसाब से आपकी इनकम निकाली जाएगी। ऑल दो ICDS आर देयर, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, लेकिन सर वो इंटरमीडिएट के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर बात करते हैं हम लोग सर जनरल नोट्स की, तो एक बात जरा ध्यान में रखिएगा अपने हमेशा 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 के लिए कि मित्रों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई पीजीबी के अंदर अल्टीमेटली हमें क्या निकालनी है, इनकम। और इनकम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमेशा रहता है सेम, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब क्या एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस नहीं है, क्या रेवेन्यू है, क्या रेवेन्यू नहीं है, ये सर हमें जो है इनकम टैक्स का लॉ बताता है, पीजीबी का लॉ बताता है। इनकम की अगर बात करता हूँ सर, बहुत कम सेक्शन है जो इनकम की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, बाकी सारे जो सेक्शन हैं वो लगभग एक्सपेंसेस की तरफ जो है इशारा करते हैं। तो अल्टीमेटली निकालनी तो हमें इनकम ही है। अब अगर, क्योंकि आप लोग एक बार पहले ना पीजीबी पे पढ़ चुके हैं, अब आपका ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पीजीबी पढ़ रहे हो, आप पीजीबी रिवाइज करने आए हो, तो अपने माइंड में आप हमेशा क्या चला के रखेंगे, अपने माइंड में हमेशा पे P&L अकाउंट बना के रखेंगे। इस साइड पे आपके जो है एक्सपेंसेस होंगे, इस साइड पे जो है आपकी इनकम होंगी। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि भाई कुछ एक्सपेंसेस जो है हो सकता है आपके नॉर्मल रेगुलर अकाउंट्स वाले P&L में जो है डेबिट हो रखे हों, लेकिन आपको इनकम टैक्स में अलाउड ना हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एक्सपेंसेस गिवन होंगे, वो नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से जो है अलाउड नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है सर आपको उनकी जो है डिडक्शन यहाँ पे मिल जाए, तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। राइट, फिर ऐसा ही सेम बात जो है इनकम के साथ है। इनकम में हो सकता है कुछ आइटम्स यहाँ पे लिखे हों, लेकिन वो पीजीबी हेड में टैक्सेबल ना हो, तो उनको माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम लिखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखी है, सैलरी लिखी है, तो भाई वो इनकम ऑल्दो आपके P&L अकाउंट में क्रेडिटेड हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा वो पीजीबी में टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए हम उसको आपसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हो, कुछ ऐसी इनकम बता रखी हो जो जनरली स्पीकिंग आपके लिए अलाउड नहीं होती हैं, आपके लिए मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग में आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन पीजीबी हेड में जो है वो आपको टैक्सेबल करनी पड़ती है। उन इनकम्स को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन गाइज ये बात भी ध्यान रखिएगा, इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी आपको कोई नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर सेक्शंस की बात करूं तो 48(2), 48(3) जो भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, या फिर 43(B) मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, या फिर आपका 40(AI) या 40(AIA), ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड आपको सर इन्फॉर्मेशन जो है जनरली नीचे गिवन होती है, और उसके हिसाब से सर हो सकता है आपको पूरा या फिर उसमें से कुछ पार्ट जो है वो डिसअलाउ होगा, तो वो बात भी आपने क्या कर देनी है, ऐड बैक कर देनी है अपने पीजीबी के प्रॉफिट्स में। डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स वाली दे रखी होगी, अगर अकाउंट्स वाली आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे रखी
है तो सर जी वो डेप्रिसिएशन जो है आपके प्रॉफिट्स में ऐड बैक होगी और फिर हम लोग जो है इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जनरली स्पीकिंग सर ये बेसिक फॉर्मेट जो आपने अपने ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। आइए जरा वापस आ जाते हैं। सो अंडर द हेड पीजीबी हमें निकालना क्या है, हमें अल्टीमेटली इनकम या प्रॉफिट निकालनी है और हमारी प्रॉफिट जो है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे। हमारा सर पीजीबी का जो है अपना लॉ है कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। बेसिक प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम, बट सर एक्सपेंसेस क्या है और रेवेन्यू क्या है वो हमें सर इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो है वो काम करना पड़ेगा। और लॉ मेकर का मेजर फोकस जो है मित्रों वो किसके ऊपर है, एक्सपेंसेस के ऊपर है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 37 की। हमेशा सर मैं पीजीबी के चैप्टर जो यहीं से शुरू करता हूं। सेक्शन 37 जो बात करता है वो बात करता है जनरल डिडक्शंस की। जनरल डिडक्शन सर जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सेक्शन 37 है। और सेक्शन 37 के आप लोगों ने जो है कुछ कंडीशंस याद रखनी है। नंबर 1, खर्चा जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। खर्चा जो है वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। कैपिटल नेचर का अगर खर्चा होगा तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी अगर वो बिजनेस से रिलेटेड होगा तो। देन साथ साथ में याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का खर्चा होना चाहिए और 30 to 36 में यानी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर में कवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व्स एंड प्रोविजन की डिडक्शन जो है आपको पीजीबी हेड में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। लीजिए सर प्रोविजन की डिडक्शन सर है बेड डेट्स की, लेकिन सर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने कई बार ये बात बोल दी है, आईसी ने भी बात जो अपने स्टडी मटेरियल में बोल रखी है। नाउ एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 37 क्या बोलती है कि सर कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए आपने खर्चा किया वो अगर एक्टिविटी ऑफेंस निकली, कम ऑन वो एक्टिविटी क्या निकली, ऑफेंस निकली, तो याद रखिएगा आप लोगों को वो खर्चा जो है वो अलाउड नहीं होगा। इसके एग्जांपल में बहुत सारे क्लास में देता हूं, लेकिन हमेशा आपने एक बात याद रखनी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेनल्टी लगी है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और वो पेनल्टी जो है वो आपको अलाउड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने उसके टर्म्स जो है नहीं माने तो भाई बी को जो है पेनल्टी देनी पड़ी ए को, तो बी के लिए सर ये पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये अलाउड होगी। लेकिन सर बी ने मान लेते हैं सर रिश्वत दी थी, ब्राइब दी थी, अब सर ब्राइब देना जो है वो ऑफेंस है, उस ब्राइब का खर्चा जो है वो आपको अलाउड नहीं करेंगे बिकॉज दैट वाज फॉर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ अ लॉ। याद रखिएगा पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि ऑफेंस है वो भी आपको जो है अलाउड नहीं होगी। आइए देन सीएसआर एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं, खर्चा करते हैं आप लोग सीएसआर एक्टिविटी पे, तो वो भी आपको जो है अलाउड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश की गई मैगजीन में, तो वहाँ पे भी आपको जो है एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो है हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में मित्रों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपको 2 सेक्शन जरूर पढ़िएगा इसके साथ हमेशा, ATGGB और ATGGC, क्योंकि ये सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि भाई एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऑल दो पीजी में तो डिसअलाउड कर दिया है, लेकिन कंपनी के केस में एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो है वहाँ पे आपको ATGGB में मिल जाएगा और इंडिविजुअल्स के केस में ATGGC लगता है, तो वो भी एक बार आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। देन एक क्वेश्चन आता है क्या इलीगल बिजनेस की इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है? आंसर इज अ बिग यस। भाई बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो चार्जेबल टू टैक्स होगी ही होगी। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिस्कशन है सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। रेवेन्यू की आपको डिडक्शन मिल जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कैपिटल पे आपको जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जनरली स्पीकिंग सर रेवेन्यू नेचर ऐसा होता है जो रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है, और कैपिटल नेचर जो है सर एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है, यानी 1 साल से ज्यादा जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है जनरली स्पीकिंग। ओके, तो ये जो मैंने डिस्कशन कर रखा है सिर्फ और सिर्फ जो है आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। इसमें कुछ भी चीज़ जो है आपको घोटनी नहीं है, आपको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अल्टीमेटली सर डिसीजन तो यही होता है कि भाई फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस देखने पड़ते हैं हर केस के। आइए देन मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 में क्या क्या अलाउड है जरा देख लेते हैं। सेक्शन 30 बात करता है सर बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे की। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी रेंट है, रेट है, टैक्सेस है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस है, तो वो आपका टैक्सेबल होता है, वो आपको अलाउड होता है अंडर सेक्शन 30। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हाउस प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको देखना पड़ता है कि सर वो बिजनेस के लिए है या फिर वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 23(2) में सर उसकी GAV जो हम लोग 0 मान लेते हैं। ये 23(2) वाला ऑप्शन जो है सर हम लोग 2 प्रॉपर्टीज के लिए ले सकते हैं। 23(2) में एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आती है और एक प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आती है। अगर आप लोगों को फास्ट लग रही है वीडियो की स्पीड तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए भाइयों, बात ऐसी है कि रिवीजन वीडियो है। देन बात करते हैं अगर आपने सर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है किसी प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए, तो उसकी असेसमेंट हम लोग बोलते थे कहां पे होती है, अंडर द हेड PGBP होती है। अब PGBP में असेसमेंट होती है, इसका मतलब क्या है, PGBP में असेसमेंट होती है उसका मतलब यही है कि सर आपको सेक्शन 30 में उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं, रेंट है, कोई रेट्स एंड टैक्सेस हैं, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, वो आपको सेक्शन 30 में मिल जाता है। ऑब्वियसली एक बात आपने ध्यान रखनी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने बिल्डिंग पे करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है कहाँ पे, कम ऑन सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन की फॉर्म में जो है आपको डिडक्शन दिलवाई जाएगी, बिल्डिंग का अलग से एक ब्लॉक बन जाएगा। अच्छा, देन करंट रिपेयर की डिडक्शन आप ले सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है। आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर सर जी बिल्डिंग आपकी है तो याद रखिएगा नोशनल रेंट, आप एक आर्बिट्रेरी रेंट जो है वो डेबिट नहीं कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी रेंट इज नॉट अलाउड। अगर बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है तो क्या क्या खर्चा मिलेगा, रेंट मिल सकता है आपको, कॉस्ट ऑफ रिपेयर मिल सकती है, टैक्सेस अगर आपने बियर करें तो आपको मिल सकते हैं सब्जेक्ट टू 43B। 43B एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ हाउस भी जो है आप लोगों को मिल सकता है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने खर्चा किया तो सर आपको उस पर क्या
मिलेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 31 डील करता है मशीनरी प्लांट से रिलेटेड रिपेयर एंड इंश्योरेंस का। मशीनरी प्लांट से रिलेटेड और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे आप 37 में क्लेम कर सकते हैं। मशीनरी प्लांट से रिलेटेड अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। मशीनरी प्लांट से रिलेटेड अगर आपको रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का खर्चा करना पड़ रहा है तो वो आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 31 के अंदर, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि सर अगर आपने मशीनरी रेंट पे ली है तो मशीनरी का रेंट सर सेक्शन 37 में जाके आप अलाउ करा लीजिए। आपने मशीनरी की रिपेयर कराई है तो सर जी वो आपको सेक्शन 31 में जो है वो अलाउ करा दिया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सेक्शन है और वो क्या बोलता है कि सर जी अगर आपने कोई भी बिल्डिंग एटसेट्रा यूज़ किया है बिजनेस पर्पज़ के लिए एज वेल एज आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। याद रखिएगा जितना परसेंट आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया होगा उतने परसेंट की डेप्रिसिएशन जो है आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। इससे रिलेटेड बच्चों मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया तो मैंने आपको बताया था कि फिर अगले साल की ओपनिंग WDV कैसे निकलती है वो जरूर ध्यान रखिएगा, वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख का एसेट है और 10% की डेप्रिसिएशन तो सर इस पर और उसको मैं बोलता हूँ कि 20% जो है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो 2 लाख का एसेट है, 10% की डेप्रिसिएशन होगी 20,000। लेकिन याद रखिएगा सर जी इसमें सिर्फ आपको 80% ही अलाउड होने वाली है और वही डिडक्ट की जाएगी WDV के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 36, साफ लिखा है क्लॉजेज वगैरह आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, बेसिक पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक की, तो अगर आप इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कराते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन जो है मिल जाती है। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं इंप्लॉइज के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं आप एम्प्लॉइज के लिए तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बस एक कंडीशन है, पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। यहाँ पे सर आपको एक ब्राउनी पॉइंट दे रहा हूँ। ब्राउनी पॉइंट ये है कि सर अगर प्रोप्राइटर है और वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराता है तो भाई उसको जो है सेक्शन मिले, उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D ऑफ द चैप्टर 6A, राइट। वो जो 25,000 50,000 वाली लिमिट होती है, यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एटसेट्रा भी होता है। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करा रहा है तो उसे सर डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36। ओके, बोनस एंड कमीशन भी सर आपको अलाउड होता है। बस याद रखना है कि सर इट शुड नॉट बी पेड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट्स और डिविडेंड। फॉर एग्जांपल सर कोई शेयर होल्डर भी है, एम्प्लॉय भी है, तो आप उसके डिविडेंड की जगह बोनस और कमीशन देंगे तो वो आपको हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिए अगर सर आपके ऊपर लोन को अमाउंट को लेकर, लोन को इंटरेस्ट को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि सर जिस दिन आपने लोन लिया और जब तक आपने अगर किसी एसेट के लिए लोन लिया था तो आपने जिस दिन लोन लिया और जब तक वो एसेट पुट टू यूज किया गया उस पीरियड का जो एसेट है सर हम लोग उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, यानी हम लोग उसे ऐड कर देंगे एसेट की कॉस्ट के अंदर और उसके बाद का जो पीरियड है वहां पे सर इंटरेस्ट आपको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है अलाउड हो जाएगा। याद रखिए लोन पे कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लोन लो, जितना मर्जी इंटरेस्ट दो। लिमिट है तो सिर्फ एक चीज पे कि सर जी आपने ध्यान रखना है अगर आपने एसेट की एक्विजिशन के लिए कोई लोन लिया था, कम ऑन, एसेट की एक्विजिशन के अगर कोई लोन लिया था तो भाई एसेट की एक्विजिशन वाला लोन जो है वो आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, वो एसेट की एक्विजिशन वाला लोन जो है अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज हम आपकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे और उसके बाद वाला आपको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग अलाउ कर देंगे। देन बात करते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पे सर देखिए मान लेते हैं हम लोगों ने जो है इशू करा था 90 रुपीज़ का और रिडीम किया 100 रुपीज़ पे, तो सर हमारा खर्चा जो है 10 हुआ है। मान लीजिए 1 करोड़ जीरो कूपन बॉन्ड थे तो भाई 10 इंटू 1 करोड़ कर देंगे 10 करोड़ आ जाएगा। अब इसे लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड से फॉर एग्जांपल 10 ईयर की थी तो हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे और हर साल जो है वो एक इंस्टॉलमेंट जो हम लोग अपने आप के लिए एक्सपेंडिचर अलाउ करते हुए चलेंगे। देन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड में तो करने दीजिए, बहुत बढ़िया बात है सर, इंप्लॉयर को उसकी डिडक्शन मिलेगी। बस आपके जो प्रोविडेंट फंड या सुपरएन्युएशन फंड है वो होना चाहिए अप्रूव्ड। ओके, देन बात करते हैं अगर वो पेंशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर उसको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। उसको याद रखिएगा 10% ऑफ सैलरी तक की जो है वो डिडक्शन मिलने वाली है। और इसमें एक बात याद भी रखिएगा कि सर 80 CCD भी है। 80 CCD में बेटा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉय को भी मिलती है और वहाँ पे डिडक्शन अगेन 10% ऑफ दी सैलरी तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है। लेकिन एक बात याद रखनी कि ये जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है ये सर एम्प्लॉय की सैलरी में भी जो है वो ऐड होता है। कम ऑन, एम्प्लॉय की सैलरी में भी जो है ऐड होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जितना भी करेगा वो सारा का सारा जो है सैलरी में ऐड होगा। फिर 10% से एक्सेस जो होगा वो एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं होगा और एम्प्लॉय के लिए वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो कोई भी सम पे करते हैं सर जी जो 80 CCD में पेंशन स्कीम है उसके लिए तो आपके एम्प्लॉयर को जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सैलरी का मतलब वही बेसिक सैलरी प्लस DFPR प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। ओके, देन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में अगर एम्प्लॉयर पैसे डालता है तो सर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, इधर देखिएगा। अगर एम्प्लॉय जो है इसके प्लीज़ एक बार जो है नीचे टाइम स्टैम्प बना दीजिएगा। अगर एम्प्लॉय के पैसे जो है एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा में तो भाई एम्प्लॉयर को जो है डिडक्शन मिलती है। लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर एक टाइम लिमिट लगा दी गई है कि एम्प्लॉयर ने वो पैसा जो है कब तक डिपॉजिट करा देना है। एम्प्लॉयर ने वो पैसा जो है वो डिपॉजिट करा देना विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेलेवेंट एक्ट। मान लो प्रोविडेंट फंड जमा करा रहे तो प्रोविडेंट फंड एक्ट में जो टाइम लिमिट है वहां तक जमा करा देना है। अगर नहीं कराया तो सर जी वो पैसा जो एम्प्लॉय का काट के एम्प्लॉय ने रखा हुआ था कि भाई मैं आगे डिपॉजिट कराऊंगा, अगर
वो रेलेवेंट टाइम डेट तक नहीं कराया तो सर वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगा और एम्प्लॉयर को वो खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पे 43B की एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रोवर्शियल है। आईसीआई बोलता है सर यहाँ पे 43B जो है वो नहीं लगता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। तो याद रखिएगा अगर एम्प्लॉय का पैसा काटा और सर वो विद इन द रेलेवेंट टाइम लिमिट डिपॉजिट नहीं कराया प्रोविडेंट फंड या फिर जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स थी वहां पे, तो भाई वो अब एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी और अब एम्प्लॉयर को कभी भी जो है वो अलाउ नहीं होगा, इवन वो डिपॉजिट करा दे तब भी। सुन के थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है लेकिन सर बात तो ऐसी ही है। ओके अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और ब्राउनी पॉइंट देता हूँ। ये इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर, इसके लिए ना आपको ना हो सकता है सर नीचे जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा, ऊपर गिवन होगा कि सर एम्प्लॉय ने पैसा जो है इतना डिपॉजिट कराया प्रोविडेंट फंड में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा कि सर जो ऊपर पैसा है फॉर एग्जाम्पल 60,000 उसमें से लिखा होगा कि 20,000 जो है वो रेलेवेंट डेट के बाद डिपॉजिट कराया था। 20,000 अगर रेलेवेंट डेट के बाद डिपॉजिट कराया तो सर ये जो है 20,000 अब एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, यानी कि उसके प्रॉफिट में हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये बात जो है आप लोगों ने याद रखनी। कम ऑन क्या कर देंगे जल्दी बता दीजिए, ऐड कर देंगे किसके इनकम में, एम्प्लॉयर की इनकम में। आइए अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे लिख दी हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ 1 लाख, डिपॉजिट बाय ड्यू डेट 60,000, 40,000 नॉट डिपॉजिट बाय ड्यू डेट विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर, डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड फॉर दिस इवन इफ इट इज डिपॉजिटेड लेटर ऑन, चाहे वो बाद में ही क्यों ना डिपॉजिट करा दिया हो। आइए देन इसके बाद बात करते हैं परचेज ऑफ एनिमल। तो परचेज ऑफ एनिमल में कोई खास ऐसी बात नहीं है सर, परचेज ऑफ एनिमल की आपको डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज नहीं मिलती है। जब आप उनको बेचते हैं, जब वो परमानेंटली यूजलेस हो जाते हैं, जब उनकी डेड बॉडी बिकती है, तो फिर जो आपको अमाउंट रिसीव होता है माइनस जो आपने अमाउंट स्पेंड किया होता है उसकी डिडक्शन आपको उस ईयर के अंदर जो है वो मिल जाती है। बैड डेट्स की सर डिस्कशन इतना ही है, बहुत ही बढ़िया है सर। बैड डेट्स देखिए, अगर आप लोगों ने कोई सेल करी हो उसकी एंट्री होनी चाहिए, बैड डेट्स आपने राइट ऑफ करें उसकी एंट्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है साहब तो आप लोगों को बैड डेट्स जो होते हैं आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। याद रखिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी डिडक्शन मिलती है, जो आपके रियल बैड डेट्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि भाई जब बैड डेट्स कर जाए वो चोर, लेकिन जब वापस आ जाए तो बेटा सेक्शन कौन सा लगता है, 41 सबसेक्शन 4। सेक्शन 41 इनकम टैक्स एक्ट का एक ऐसा सेक्शन है जो सर आपसे इनकम के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपका बैलेंसिंग चार्ज, आपका सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, और यहाँ पे आपका सर बैड डेट्स जो है उसके बाद बैड डेट्स रिकवर जो है उसके बारे में बातचीत होती है। तो अगर बैड डेट्स आपके हो गए थे और आपने डिडक्शन क्लेम कर ली थी, कम ऑन, बैड डेट्स आपके हो गए थे और आपने डिडक्शन क्लेम कर ली थी और वो आपको वापस मिल रहे हैं, तो दैट बैड डेट रिसीव्ड बैक विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द बिजनेस और नॉट। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड की खुशबू आपको यहाँ पे आ रही होगी। तो सुनिए, जो भी बैड डेट हुआ है और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है, तो सर जी जो भी बैड डेट हुआ और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया तो सर वो उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। कम ऑन बोलिए, कंडीशन यही है राइट ऑफ हो जाए, और सर जब सेल हुई थी तो सर हमने उसको अकाउंट फॉर किया था अपनी इनकम के अंदर। हाँ जी, कंडीशन ये है कि सर राइट ऑफ हो जाए और जब सेल हुई थी तो हमने उसको अकाउंट ऑफ किया था अपनी इनकम के अंदर। या फिर हो सकता है सर कुछ एसएससीज ऐसे हो जिनका काम ही सर जो है लोन देना था, तो इट मस्ट रिप्रेजेंट द मनी लेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग और मनी लेंडिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी। कम ऑन जल्दी बताइए। और आगे वही लिखा है कि सर बैड डेट हो गया था और उसके बाद जो है कुछ पैसा जो है रिसीव हो गया फाइनल सेटलमेंट में, तो सर जी जो डेफिशिएंसी है वो सर आपको जो है बैड डेट्स की तरह मिल जाएगी, और एक्सेस अगर मिला पैसा कुछ मिल गया तो वो सर उसे डीम्ड इनकम मान लेंगे। बेसिकली अगर पैसा रिकवर होता है तो सर हम उसे 41(4) में जो है वो टैक्सेबल कर देंगे। मैंने इसको वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर रखा था। एनीवेज चलिए उसके बाद बात करते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे सबसे पहले याद रखिएगा सिर्फ कंपनी को डिडक्शन मिलती है, रेवेन्यू है तो सर उसी ईयर में, कैपिटल है तो सर 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो आपको डिडक्शन मिलने वाली है। अगर सर अगर फैमिली प्लानिंग का कोई एक्सपेंडिचर आप लोग सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो सर वो हम कैसे ट्रीट करेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह जो हम उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लीजिए एसटीडी की डिडक्शन और सीटीडी की डिडक्शन में आपको बता दूं कि एसटीडी और सीटीडी दोनों की डिडक्शन जो है आप लोगों को मिल जाती है पीजीबी हेड के अंदर। बट आपने एक बात जो है वो ध्यान रखनी है कि भाई सीटीडी और एसटीडी जो है कैपिटल गेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्राउनी पॉइंट यही है कि कैपिटल गेन में आपको लिखा होगा एसटीडी पेड है तो अच्छी बात है, 11A 11(2)A की हम एप्लीकेबिलिटी देख लेंगे, लेकिन सर एसटीडी की डिडक्शन आपको कैपिटल गेन के जो सेक्शंस हैं, जो कैपिटल गेन का चैप्टर है, आपको उसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आइए अब पढ़ते हैं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 43B। इसको ध्यान से देखिएगा सर, ये आपके एग्जाम में ना स्टार सेक्शन है, मेरी तरफ से पीजीबी का एक स्टार सेक्शन है, उसका नंबर है 43B। 43B क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है, ये मेरा एक ईयर है, ये मेरा एक दूसरा ईयर है। मान लो सर ये मेरा एक ईयर है 2021, ये मेरा एक ईयर है 21-22। इस साल में आपने खर्चा इनकर कर दिया, कुछ खर्चों की बात हो रही है, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, याद रखिएगा। इस साल में आपने कुछ खर्चा इनकर कर दिया, आपको उसकी डिडक्शन इस साल में तभी मिलेगी अगर वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है, जब आप उसको इसी साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम तक जो है वो आप पे कर देंगे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम के अंदर अमेंडमेंट आई है, आई होप आपको पता है। सर जी हमारे पास जो ड्यू डेट्स हैं वो है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर।
एक 30 सितंबर वाली भी होती है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मान लेते सर यहाँ पे आपने कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर किया और वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर था 1 लाख का, लेकिन अभी तक आपने जो है उसे पे नहीं किया, आपने उसे 20-21 में पे नहीं किया, आपने उसे 21-22 में यहाँ तक अगर पे कर दिया, मान लेते हैं रिटर्न की डेट 31/10 थी, तो आपको डिडक्शन 20-21 में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपने उसे 31/10/2021 तक पे नहीं करा, तो भाई अब आपको डिडक्शन कब मिलेगी, जब आप पे करोगे। और याद रखिएगा, रिटर्न की डेट उसी ईयर की देखनी है जिस ईयर का खर्चा है। क्विक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, ये देखिए, ये 3 ईयर है, ये है 20-21, इस ईयर का खर्चा था 1 लाख रुपए का, और आपने उस 1 लाख रुपए को जो है वो पे करा है यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 में जो है आपने उसको पे करा है, राइट। तो आप सोचते हैं, कई लोग बच्चे सोचते हैं कि अब 21-22 में रिडक्शन मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सर जी आपने 31 अक्टूबर, कंसिडरिंग रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर 2021 तक अगर आपने पे कर दिया होता तो 20-21 में रिडक्शन मिल जाती। अगर आपने सर इसके बाद करा है, तो अगर आपने यहाँ करा है तो इस ईयर में, इसके जस्ट इस ईयर में किया तो इस ईयर में, अगले ईयर में करोगे तो अगले ईयर में। रिटर्न की डेट जो कंसिडर करनी है हमने सिर्फ उसी ईयर की करनी है जिस ईयर से वो खर्चा जो है वो रिलेट करता है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 43B जो है वो किन खर्चों पे जो है वो लगता है। जो मैंने अभी तक आपको पार्ट समझा है वो यहाँ पे कवर हो चुका है। आपका 43 लगेगा टैक्स ड्यूटी सेस पे, याद रखिएगा टैक्स ड्यूटी सेस पे। इंप्लॉयर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा में, बट याद रखिएगा कि सर अगर इंप्लॉय का पैसा कट करके जो पे किया था सर जी, उस पर 43B नहीं लगेगा। वो तो अगर आपने रेलेवेंट एक्ट की डेट तक अगर डिपॉजिट कर दिया, वेरी गुड, नहीं तो सर जी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन बोनस और कमीशन अगर एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं उसके ऊपर, अगर आप किसी भी इंटरेस्ट पे लोन पे कर रहे हैं, जो लोन आपने लिया था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, या फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी लोन पे जो आपने लिया था शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से, अमेंडमेंट के साथ अगर पढ़ेंगे तो सर जी अगर आपने लोन लिया होता एनबीएफसी से, और एनबीएफसी भी कौन सी, या तो सर जी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, राइट। एनबीएफसी की डेफिनेशन देखिए, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कौन सी है, जिसके टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ हैं एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जिसके टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ हैं एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। लॉजिक मैंने आपको बताया भी था कि भाई बात ऐसी है कि एनबीएफसीज के साथ में क्या हो रहा था कि एनबीएफसी को लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन सर उनकी डिडक्शन ले रहे थे, यानी कि दोहरी चोट जो है वो पहुंच रही थी। एक तो एनबीएफसी के पास पैसे नहीं आ रहे, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बात ऐसी है कि भैया अभी तक तो हम लोग बोलते थे कि इनके लोन पे इंटरेस्ट पे 43B लगेगा, इनके लोन के इंटरेस्ट पे 43B लगेगा। अब याद रखिएगा एनबीएफसी के लोन के इंटरेस्ट पे भी 43B लगेगा। कौन कौन से एनबीएफसी, या तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसके टोटल एसेट्स जो है एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट आर नॉट लेस देन 500 करोड़। आइए जी, देन और कौन से खर्चे हैं। अगर सर एम्प्लॉयर पे करता है लीव एनकैशमेंट, अगर एम्प्लॉयर पे करता है लीव एनकैशमेंट, या फिर आप इंडियन रेलवेज के एसेट्स यूज करते हैं और उनको आप पेमेंट करते हैं, तो उस पर भी जो है 43B लग जाएगा। देन एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंतजार ही कर रहा हूं कि कब ये जो है आपसे एग्जाम में पूछेंगे, और मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि 43B से इंपॉर्टेंट सेक्शन सर कोई है नहीं, मतलब इसके बराबर के होंगे, लेकिन सर ये सेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने किसी इंटरेस्ट को लोन, बोरिंग और एडवांस में कन्वर्ट कर लिया तो सर हम उसे पेमेंट नहीं मानेंगे, आपको उसकी रिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आपके ऊपर सर 40 लाख का इंटरेस्ट था, आपने बैंक से बात करके उसको जो है लोन में कन्वर्ट करा लिया, तो बात ऐसी है कि भाई अब वो 40 लाख की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब जब इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए महीने की जो है इंस्टॉलमेंट बनवा ली इसकी, तो भाई जब आप ये 2 लाख रुपए पे करते जाएंगे आपको सर उसकी जो है डिडक्शन मिलती जाएगी। ओके, सो कोई भी इंटरेस्ट अगर आप कन्वर्ट करा लेते हैं सर जी किसी लोन, बोरिंग, एडवांस में, तो हम लोग मानेंगे भैया तभी आपको डिडक्शन, आपको कन्वर्जन पे तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप एक्चुअली में उसका पेमेंट जो है वो करना शुरू कर देंगे। दिस वाज 43B फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोई भी बच्चा इसको किसी भी हाल में स्किप नहीं करेगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस की, जो कि 40A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इस सेक्शन पे बहुत भरपूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए हो सकता है। तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 40AI। याद रखिएगा ये सेक्शन लगता कब है। ये सेक्शन तब लगता है जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, आप आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, आपने TDS डिडक्ट करना था लेकिन TDS डिडक्ट नहीं किया, या फिर आपने TDS डिडक्ट करना था, आपने TDS डिडक्ट कर लिया लेकिन आपने उसे फिर से 139(1) की ड्यू डेट्स तक डिपॉजिट नहीं कराया। राइट, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, TDS डिडक्ट करना था, TDS डिडक्ट नहीं किया, या फिर TDS डिडक्ट करना था, TDS डिडक्ट कर लिया लेकिन 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट तक आपने डिपॉजिट नहीं कराया। पेमेंट आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी, उसके लिए अलग से एक सेक्शन है।
अदर देन सैलरी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पर एप्लीकेबल है, जो इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो उस केस में सर जी आपने जो भी पेमेंट, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो आपको 100% जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आपका जो एक्सपेंडिचर है आपको 100% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात भाई साहब, यहाँ पे भी अब एक जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट क्या आई है कि भाई जो पेई था, जो रिसिपिएंट था वो शरीफ निकला, उस पेई ने क्या किया, उस पेई ने इस अमाउंट को अपनी इनकम माना, उस पर टैक्स पे किया, अपने रिटर्न में शो किया, और पेयर ने इन सारी चीज़ों के लिए एक सर रिपोर्ट बनवा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लिया। अगर ये सारे काम हो चुके हैं तो पेयर को जो है डिडक्शन मिल जाएगी, पेयर को जो है डिडक्शन मिल जाएगी। ब्राउनी पॉइंट ये है कि भाई साहब यहाँ पे पेयर के ऊपर जो टीडीएस में इंटरेस्ट लगता था, टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से, कम ऑन, टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से जो इंटरेस्ट लगता था, कम ऑन गाइस, टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से जो इंटरेस्ट लगता था भाई साहब, उस पर वो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। 1% का जो इंटरेस्ट लगता था वो तो उस पर लगेगा ही लगेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है कि भाई ये जो आपको एक्सेप्शन दी गई है कि भाई पेई ने उसे अपनी इनकम माना, उस पर टैक्स पे किया और अपनी रिटर्न में शो कर दिया, और पेयर ने सीए से सर्टिफिकेट ले दिया, टीडीएस का इंटरेस्ट तो लगेगा लेकिन आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। बट ये कब मिलेगी? ये सर तभी एप्लीकेबल है जब, कम ऑन, जब टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, यानी आप सरकारी पैसे पे मौज नहीं कर रहे हो। हाँ जी, आप सरकारी पैसे पे मौज नहीं कर रहे हो। 40 आइए को एक बार दोबारा देखिए, आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया, टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन 139(1) की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया, राइट। और ये सेक्शन सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर सर ऐसा हो गया, ऊपर वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आपको 100% एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ कर देंगे। पेई अगर उसे अपनी इनकम मान के टैक्स, उस पर टैक्स पे करता है, रिटर्न में शो करता है, पेयर सीए का सर्टिफिकेट लाता है, कंडीशन है कि टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ वाली सिचुएशन है, यानी ये वाली सिचुएशन है, तो भाई उस केस में हम लोग जो है पेयर को ये एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, हम लोग पेयर को एक्सपेंडिचर अलाउड कर देंगे, लेकिन पेयर पे टीडीएस का इंटरेस्ट जो है वो जरूर लगेगा। लेकिन याद रखिएगा हम पेयर को वो एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ कर देंगे। एक्सपेंस विल बी अलाउड। कब अलाउ कर देंगे? एक्सपेंस विल बी अलाउड कब अलाउ कर देंगे? जिस ईयर में पेई ने ये सब किया था, अब मैं आपको इसका क्विक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि भाई रिवीजन वीडियो में कुछ तो एग्जांपल मुझे लगता है देने ही चाहिए, अदरवाइज सर क्या रिवीजन वीडियो बनी। सिर्फ मैं अगर रीडिंग कर दूं तो क्या ही बात है, ऐसी रीडिंग वाली रिवीजन वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी। आइए देखिए इधर। सो यहाँ पे सर ए ने बी को पेमेंट करी, बी जो है सर एक नॉन रेजिडेंट है, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि भाई टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 1 लाख रुपए की जो है पेमेंट जा रही है। और मित्रों याद रखें, बी ने जो है 31 अक्टूबर तक, अब देखना बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, बी ने 31 अक्टूबर तक जो है इसे अपनी इनकम माना, यानी पेई ने इनकम माना, उस पर टैक्स पे किया, उसे अपने रिटर्न में शो कर दिया, और ए ने जो है वो भाई सीए से एक सर्टिफिकेट ले लिया इस बात के लिए। तो आधी जनता बोलती क्योंकि सर बी ने काम जो है यहाँ तक कर दिया था तो जो ए को जो है यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। आंसर इज अ बिग नो। हम सर इस केस में मान के चलेंगे जब भी बी ने ये काम किया था, जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल करी थी उस ईयर में सर हम लोग जो है वो डिडक्शन देंगे ए को। तो बी ने काम कब किया था? फॉर एग्जाम्पल ये 2021 है, ये 21-22 है, तो मित्रों डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी 21-22 में 1 लाख रुपए की। और याद रखिएगा ए के ऊपर, ए को जो है डिडक्शन 1 लाख की कहाँ पे अलाउड होगी? 21-22 में, और ए के ऊपर इस 1 लाख पे टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से ए को पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा इस साल में 2021 में। साथ ही साथ में सर ए के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट भी लगेगा, टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से जो इंटरेस्ट बनता है वो वाला। ओके, तो ये था सेक्शन 40A(I), एक बार आपको जल्दी से दिखाई 40A(I). सो पेमेंट कर रहे हैं आप आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं जिस पे टैक्स डिडक्ट होना था लेकिन डिडक्ट नहीं हुआ, या फिर सर टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सैलरी, रिमेंबर दिस। सो ये पेमेंट्स के आपको नेचर बता रखे हैं। ये पेमेंट आप कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, या फिर नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी, जिसके अंदर जो है टीडीएस आपका डिडक्ट होना था लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर सर टीडीएस आपने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन 139(1) की ड्यू डेट से पहले जो डिपॉजिट नहीं किया, तो सर आपको जो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इसमें एक खास बात आपको और बता दूं, इससे पहले आप लोग आगे बढ़ें, जरा एक क्विक एग्जांपल देखिएगा। ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, ये है 20-21, ये है बच्चों 21-22। यहाँ पे जो है आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी है एक नॉन रेजिडेंट को, इस पर टीडीएस डिडक्ट होना था लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। अगर 20-21 में टीडीएस डिडक्ट हुआ ही नहीं, कम ऑन, 20-21 में टीडीएस डिडक्ट हुआ ही नहीं, तो याद रखिएगा आपको 20-21 में सर उसकी डिडक्शन मिल ही नहीं सकती, 20-21 में आपको उसकी डिडक्शन अब मिल ही नहीं सकती। डिपॉजिट चाहे जब मर्जी कराते रहो, 20-21 में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 20-21 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकंड केस, इधर देखिए जरा ध्यान से, ये एग्जांपल्स ही हैं जो आपको सर नंबर दिलाएंगे 20-21, 21-22। 20-21 में 1 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो चुका है,
टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो चुका है। अब आपने देखना है क्या वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम जो कि 113 सबसेक्शन 1 में मेंशन्ड है, क्या आपने वहां तक डिपॉजिट करा दिया था? अगर हाँ तो भाई अब आपको डिडक्शन कब मिल जाएगी? 20-21 में डिडक्शन मिल जाएगी। 20-21 में डिडक्टेड था और ड्यू डेट तक डिपॉजिटेड था, 20-21 में डिडक्टेड था और ड्यू डेट में डिपॉजिटेड था, तो आपको 20-21 में डिडक्शन मिल जाएगी। 20-21 में आपने डिडक्ट कर लिया और ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कराया, 20-21 में आपने डिडक्ट कर लिया और ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कराया, तो डिडक्शन कब मिलेगी? जब डिपॉजिट कराया। अब आपको रिटर्न की डेट देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 20-21 का जो है आपका टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया था, लेकिन आपने 31 दिसंबर 2021 को डिपॉजिट कराया, तो आपको बेटा डिडक्शन मिलेगी 21-22 में। इसके आगे आपको रिटर्न की डेट देखने की जरूरत नहीं है, सेम एज एक्सप्लेन इन 43B। अच्छा, अब ये केस देखिए जरा, ये केस देखिए, आखिरी केस है यहाँ पे सर 20-21 है और 20-21 में सर मैंने जो है टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं और मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है 1 जून को। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट भी करा दिया 1 जून को। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिटर्न की डेट तक तो करा दिया तो डिडक्शन जो है 20-21 मिल जाएगी। आंसर इज अ बिग नो। प्रिंसिपल याद रखें, 20-21 का खर्चा है, 20-21 में टीडीएस विद इन द टाइम लिमिट 20-21 की अगर डिडक्ट होना था और वो नहीं हुआ तो भाई 20-21 में आपको जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी हाल में। ये था मित्रों हमारा कौन सा सेक्शन? 40AI। अब बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है 40IA, बस फर्क ये है कि सर वहां पे डिसअलाउंस जो है वो 30% का लगता है और सर जी वो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ रेजिडेंट्स। कम ऑन, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे बना हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बस डिसअलाउंस जो है सर 40AI में था 100% और 40IA में होता है 30%। इट इज एप्लीकेबल जब आप पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को, और इसमें सैलरी भी इंक्लूडेड है। हाँ जी, इसमें सैलरी भी इंक्लूडेड है। कम ऑन गाइस, अब बिल्कुल आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको बातें पता वहाँ पे पढ़ाई हैं वो एज इट इज जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। वेल्थ टैक्स को जल्दी से छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये देखिए, मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से, एवरीवन पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, कम ऑन। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सर जी बात करते हैं इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। इंडिया की बात करते हैं सर, पीजीबीबी वाला जो है वो आपको डिसअलाउड कर रखा है और आपका जो अदर्स वाला है वो आपको नॉट अलाउड है। अगर आपको डिसअलाउड नॉट अलाउड के बीच में डिफरेंस पता है, वेरी गुड, नहीं तो सर दोनों को आप मान के चलिए कि दोनों ही अलाउड नहीं है। अदर कंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो सर देखना पड़ेगा हमें पीजीबी की इनकम से है या फिर अदर्स है। अदर्स वाला तो सर जी सिंपली स्पीकिंग नॉट अलाउड हो गया। पीजीबी वाला आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्रेडिट मिला है या क्रेडिट नहीं मिला है। अगर आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है तो सर वो आपको नॉट अलाउड होगा, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो आपको कर देंगे हम लोग क्या, अलाउड। क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को इस पर कंफ्यूजन रहती है। आइए देन इसके बाद बात करते हैं सर हम लोग रॉयल्टी सर्विस एटसेट्रा। तो रॉयल्टी सर्विस एटसेट्रा याद रखिएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मैंने आपको उसकी पूरी स्टोरी बताई थी कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे रही है तो सर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को रॉयल्टी जो है वो हमने अलाउ बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। नाउ सैलरीज आउटसाइड इंडिया, कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, कंट्रोवर्शियल, फिर से सुनिए, अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उस पर ना ही आपको दोनों काम करने हैं, डिडक्ट भी करना है, डिपॉजिट भी करना है, अगर दोनों हो गए तभी डिडक्शन मिलेगी, दोनों में से एक भी नहीं हुआ, सुन के कंट्रोवर्शियल लगती है, मैंने सर इसके नीचे पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है, अगर दोनों में से एक भी नहीं हुआ, दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक दिन का डिले भी सर आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। देन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, बस याद रखिएगा सर जी, आपको एम्प्लॉय वेलफेयर फंड से इफेक्टिव अरेंजमेंट्स कराने हैं फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। एम्प्लॉय वेलफेयर फंड से जब पैसा निकलता है तो उसमें भी टीडीएस लगता है, अगर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में टीडीएस के अरेंजमेंट्स नहीं है तो आपको जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, याद रखिए एम्प्लॉयर अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रहा है और उसके टैक्सेस भी दे रहा है तो याद रखिएगा वो टैक्सेस एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं होंगे, वो टैक्सेस एम्प्लॉय के हाथ में जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। कायदे से वो एम्प्लॉय की इनकम होती है और एम्प्लॉय के हाथ में हमने वो एग्जेम्प्ट कर दिए, एम्प्लॉयर के हाथ में हमने वो क्या कर दिए, टैक्सेबल कर दिए। फिर बात करते हैं इन कुछ खर्चों की। अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स आपको नॉट अलाउड है, जीएसटी आपको अलाउड है। कई बच्चे पूछते जीएसटी अलाउड कैसे बेटा, जीएसटी जो है आपके सेल्स में हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, इस करके वो आपको अलाउड है। अगर आपने जीएसटी अलग से कलेक्ट करा आपके सेल्स में काउंट ही नहीं होगा। अगर इनकम टैक्स की डिलेड पेमेंट करी है उस पर इंटरेस्ट है, नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउड है। याद रखिएगा पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ होगी, अगर वो आपने कुछ धोखाधड़ी करी है तो वो अलाउड नहीं होगी। लेकिन सर आपका जो कॉम्पनसेटरी पेनल्टी है कि आपने लेट पेमेंट करी तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो आपको हम अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउड। पेनल्टी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ की पेनल्टी कहीं पर भी आपको अलाउड नहीं है, हमने सेक्शन 37 में पढ़ लिया था। रिफंड नॉट टैक्सेबल, इसका रिफंड जो होगा वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन रिफंड टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज, दिस इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। लिटिगेशन एक्सपेंसेस दोनों के ही अलाउड है, प्लीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए।
कंप्लाइंस एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फी एटसेट्रा दोनों के ही आप लोगों को जो है वो अलाउड है। डिलेड पेमेंट पे आपने डिले पेमेंट करी थी, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, अब वो इंटरेस्ट वापस आ रहा है। जब सर वो इंटरेस्ट आपको अलाउड ही नहीं आता तो वापस आते समय वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जो आपने डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट पे किया था वो वापस आ रहा है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, जो आपने डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट पे किया था वो वापस आ रहा है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसका सर वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो जाते समय जो है वो आपको क्या कर दिया गया था, वो आपको अलाउ कर दिया गया था। कम ऑन गाइस, तो ये हमारे सेक्शन 40 की जो सीरीज थी हमने वो भी यहाँ पे कंप्लीट करी है। 40 कैपिटल ए की सीरीज हम लोग देखेंगे जल्दी से। आइए अब बात करते हैं 48(2) पे। 48(2) में क्या है, डिसअलाउंस लगता है। डिसअलाउंस कब लगता है, अगर आप पेमेंट करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन को इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू। ये लाइन अपने आप में पूरा सेक्शन है। आप पेमेंट कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन को इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू। याद रखिएगा, खर्चा होना चाहिए, खर्चे की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन को होनी चाहिए, और जो पेमेंट है वो फेयर वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो जो एक्सेस होगा वो सर जो आपको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में जो भी खर्चा आपने एक्सेस में किया है, अनरीजनेबल है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। ओके, तो सिंपली एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस एफएमवी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो भी एफएमवी चल रही है मार्केट में, अगर उससे ज्यादा का खर्चा है तो डिसअलाउ कर देंगे। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ध्यान से देखिएगा, अगर इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है तो उसके रिलेटिव, अगर कंपनी पेमेंट कर रही है तो डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है तो उसके रिलेटिव, कंपनी पेमेंट कर रही है तो उसके डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो भाई उसके पार्टनर और उसके रिलेटिव, या फिर पेयर का पेई में, पेई का पेयर में, पेयर का पेई में, पेई का पेयर में। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोले तो 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपका वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, राइट। तो पेयर का पेई में या फिर पेई का पेयर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो सर वहां पे भी जो है ये सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी, हाँ जी, अगर आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं और कंपनी का पेयर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो सिर्फ कंपनी को पेमेंट करने पे सेक्शन नहीं लगेगा, कंपनी के डायरेक्टर को भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी भाई ये आपके ऊपर जो है सेक्शन लगेगा। यानी कि अगर किसी का पेयर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और आप पेमेंट जो है वो कर रहे हैं या तो उस व्यक्ति को, उस कंपनी को, या उस कंपनी के डायरेक्टर को, ऐसे ही उस इंडिविजुअल को या उस इंडिविजुअल के रिलेटिव को, उस फर्म को या उस फर्म के पार्टनर को, तो भी आपके ऊपर जो है सेक्शन 40(a)(2) जो है वो लग जाएगा, राइट। तो स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का पेमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो भाई आपके लिए क्या कर देंगे हम लोग, डिसअलाउड। रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, मम्मी पापा आ गए हैं, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के अंदर कवर हो रहे हैं, राइट, बच्चे भी कवर हो रहे हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल होना चाहिए, वोटिंग शेयर होना चाहिए, या फिर 20% ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, 20% और मोर। ओके, फिर लीनियल डिसेंडेंट के बारे में मैंने नीचे जो आपको डिफाइन कर दिया है, जैसे कि बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन सर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब आइए चलते हैं जल्दी से 48(3) पे, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंस रखने वाला सेक्शन आपकी जिंदगी के अंदर। 40(a)(3). तो आपने सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की सिंगल पर्सन को अगर पेमेंट करी, याद रखिएगा, सिंगल डे सिंगल एक्सपेंस सिंगल पेमेंट, और वो पेमेंट जो है वो एक्सीड कर रही है ₹10,000 से, और वो पेमेंट जो है एक्सीड कर रही है ₹10,000 से, एंड पेमेंट हैज बीन मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो भाई आपको पूरा का पूरा खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए ने एक खर्चा किया था 15,000 रुपए का, और ए ने सेल्स की पेमेंट जो है 15,000 रुपए की बी को कर दी, एक ही दिन पे कर दी, मान लीजिए 6 अगस्त पे, तो भाई ये पूरा का पूरा 15,000 जो है हम लोग क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अगर ये 7,500 करता अलग अलग दिन पे, एक दिन में अगर अलग अलग टाइम पे करता तो नहीं, अलग अलग दिन पे करता तो सर हम ये क्या कर देते, अलाउड कर देते। तो असेसी ने कोई भी खर्चा किया है जो वैसे अलाउएबल था और क्लेम किया जा सकता था, लेकिन सर जी उस खर्चे की जो पेमेंट है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट है, एक पर्सन को एक दिन में, एक खर्चा एक पर्सन एक दिन, याद रखिएगा, एक खर्चा एक पर्सन एक दिन में जो पेमेंट करी है सर जी, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, तो और सच अदर मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब, यानी इन तीनों को छोड़ के अगर पेमेंट करिए, पेमेंट 10,000 से एक्सीड करती है, देन नो डिडक्शन, याद रखिएगा, पूरा का पूरा खर्चा जो है वो आपको डिसअलाउ कर देंगे। स्पेशल लिमिट है 35,000 की, किसके केस में, GTA के केस में। बेटा ये वीडियो गेम नहीं है, ये बात कर रहे हैं गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में 35,000 रुपीज तक की आप पेमेंट जो है कैश में कर सकते हैं। ओके, देन इन सारे सेक्शंस में याद रखिएगा, सारे सेक्शंस के अंदर सर जहां पे भी लिखा था अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, अब वो प्रिस्क्राइब हो गए। वो प्रिस्क्राइब मोड क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT और आपका भीम।
ओके, लीजिए भारत इंटरफेस फॉर मनी लीजिए। तो ये सर आपके लिए जो है अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप 48(3) में अगर आप 48(3) अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते हैं तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या फिर सर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रिस्क्राइब में आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भाई आपका जो 48(3) है ना, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और इसकी वो एक्सेप्शंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए 48(3) की एक्सेप्शंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जल्दी से एक बार गो थ्रू करेंगे। आरबीआई, बैंकिंग कंपनी, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक एटसेट्रा को आप पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट, या फिर आप सर इन मोड से जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बुक एडजस्टमेंट याद रखिएगा आप, बुक एडजस्टमेंट बिटवीन बैंक तो खैर है ही, बुक एडजस्टमेंट बिटवीन पीपल भी हो सकता है, मैंने आपको पैसे देने, आपने मेरे को पैसे देने, हमने एडजस्ट कर लिया, उसको भी सर हम लोग जो है यहाँ पे एक्सेप्शन में काउंट करेंगे। आप किसी फार्मर, कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर जो कि ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फिश और फिश प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर याद रखिएगा, तो भाई आपके ऊपर जो है ये सेक्शन यानी कि डिसअलाउंस जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसी इंडस्ट्री जो सब मैन्युफैक्चरिंग करती है विदाउट एड ऑफ पावर, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे विलेज और टाउन में पेमेंट कर रहे हैं जिस विलेज और टाउन में कोई बैंक नहीं है, याद रखिएगा, जो वहाँ पर रहता है उसको, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ उठा के ले जाओ चलो भाई तुम्हें वहाँ पे पेमेंट करूँगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करते हैं। ओके, कमॉन कमॉन कमॉन। एम्प्लॉय को आपने कहीं दूसरी जगह पे पोस्ट किया है, एम्प्लॉय को आपने कहीं दूसरी जगह पे पोस्ट किया है और वो पोस्टिंग जो है वो 15 दिन या उससे ज़्यादा है, हाँ जी वो 15 दिन और उससे ज़्यादा है, और उसका वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो सर जी वहाँ पे भी आप जो है कैश की पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बस एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपके दिमाग में जो है ये बैठ जाए, राइट। या फिर आपको कोई ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर जो है वो पेमेंट करता है अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर्स चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी तो उसका तो बिजनेस ही है कि सर आपको कैश पे करे, तो उसके लिए भी ये डिसअलाउंस जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 48(3)(a) की और 48(4) की। 48(3)(a) क्या बोलता है? 48(3)(a) बोलता है कि आपने एक ईयर में एक्सपेंडिचर इनकर किया, आपने उस ईयर में एक्रूअल बेसिस पे, इनकर बेसिस पे उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर ली, और नेक्स्ट ईयर में आपने आके सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की सिंगल पर्सन को पेमेंट कर दी है, एंड विच इज़ एक्सीडिंग ₹10,000 एंड दैट पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय अदरवाइज बाय अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब। तो भाई यहाँ पे तो आप उसकी डिडक्शन ले चुके हो, आप खुश हो रहे थे, आपने गवर्नमेंट को मामू बना दिया, आपने डिडक्शन भी ले ली और कैश पेमेंट भी कर दी। गवर्नमेंट ने 48(3) बना दिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर वो एक्सपेंडिचर जो है आपकी इनकम में इस ईयर में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे, आपकी वो जो एक्सपेंडिचर जो आपको अलाउ कर दिया था हमने इस ईयर में, वो एक्सपेंडिचर हमें आपकी इनकम में यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए, द पेमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी द PGBP एंड अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, 48(3)(a) में लिखी है। देन कमिंग टू 48(4), 48(4) में क्या हुआ है? 48(4) में सिंपल सी बात बोली गई है, ए ने बी को बोला मेरे लिए काम करोगे, बी ने भाई इसके लिए काम किया, और बी ने सर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया कि भाई ए तुम मुझे पेमेंट करोगे ओनली इन कैश, ओनली इन कैश, फाइन प्रिंट में लिखवा दिया था। अब सर जो है ए पेमेंट करने जा रहा है, ए ने चेक बनाया, बी ने बोला ना 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 ना, आपने सिर्फ कैश में पेमेंट करनी थी। ए ने बोला भाई ऐसे कैसे, फिर बी ने उसे चिट्ठी पकड़ाई कि देखो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कैश में पेमेंट करनी है। तो सर ये ए को बचाने के लिए सेक्शन है, और सर ये इसकी पावर देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बात खत्म। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सर जी जहां पे कोई बंदा पेमेंट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और उसे वो पेमेंट अकाउंट पे, चेक और बैंक ड्राफ्ट से करनी थी या थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब से करनी थी, तो भाई साहब याद रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा पहले ये देखिए कि वो पेमेंट क्यों करना चाह रहा था, ताकि उसे सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस ना लगे। तो याद रखिएगा कि भाई पेमेंट जो है वो सर उसी मोड में करेगा, चेक और ड्राफ्ट या सच एज इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब, और कोई भी इसके अगेंस्ट कोई लॉ है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो सर वो इनवैलिड माना जाएगा। और कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारे एग्जांपल में बी को हम कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे टू रेज इन एनी सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग और एनी प्ली बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट पेमेंट वाज नॉट मेड और टेंडर्ड इन कैश और इन एनी अदर मैनर, यानी बी ए के अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर सकता। सिंपली स्पीकिंग, ए को क्या करना था, ए को भाई साहब एक एक्सपेंडिचर क्लेम करना था जिसके लिए वो अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना चाहता था, तो भाई वो अकाउंट पे ही क्यों करना चाहता था, ताकि उस पर 48(3) का डिसअलाउंस ना लगे, राइट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
तो सर वो बिल्कुल कर सकता है और सेकंड पार्टी उसके अगेंस्ट कोई भी केस वगैरह जो है वो नहीं कर सकती है। देन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की बात करते हैं। ग्रेचुटी के लिए अगर आप प्रोविजन बना रहे हैं, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है और प्रोविजन में पैसा डालते हैं, आपको अलाउड हो जाएगा। अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड नहीं है तो भाई प्रोविजन में पैसा डालना अलाउड नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो अलाउड हो जाएगा। और याद रखिएगा, या तो प्रोविजन अलाउड होगा या तो एक्चुअल पेमेंट अलाउड होगी। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें जो है वो आपको अलाउ नहीं हो सकती हैं। कम ऑन, दोनों चीज़ें आपको जो है अलाउ नहीं हो सकती हैं। दिस वाज 47। एंड देन इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कहीं भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पैसा दे रहे हैं तो भाई वो अप्रूव्ड ही होना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं है तो वो आपको जो है अलाउड नहीं होगा। और साथ साथ में 43B भी जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। नॉन स्टैच्यूटरी फंड है तो भी सर आपको जो है कोई भी अमाउंट अलाउड हम लोग नहीं करने वाले हैं। दैट वाज सेक्शन 40 कैपिटल A 2 3 3A 4 एंड 7 एंड 9। 7 और 9 इतने इंपॉर्टेंट शायद आपके लिए ना हो, लेकिन 2 3 3A 4 ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है 44AB की, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह और जो मिसलेनियस सेक्शन होते हैं सेक्शन 32 35 वाले लाइन के, वो देखेंगे। एंड देन हम लोग सर आगे चलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना 44AD AE ADA के साथ साथ इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। लास्ट में कुछ मिसलेनियस बातें सेक्शन 28 की भी पढ़ लेंगे। ऑल दी बेस्ट, आ जाओ। 44AA जो है वो किससे डील करता है, रेड विद रूल 6F। वो डील करता है सर जी आपके मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन की। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आपने याद रखना है कि अगर ग्रॉस रिसिप्ट जो है 1,50,000 को एक्सीड करती है इन ऑल दी 3 ईयर्स, इन ऑल दी 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर अगर 17-18 है तो 14-15 15-16 16-17 अगर तीनों प्रीवियस ईयर की ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 1.5 लाख से ऊपर जाती है, या फिर अगर प्रोफेशन न्यूली सेटअप है इन द प्रीवियस ईयर और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो लाइकली टू एक्सीड दैट अमाउंट है, तो उस केस में आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं क्या, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या स्पेसिफाइड बोल सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर नहीं करती है तो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, जो एओ की मदद करेंगे इनकम निकालने में। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन है कौन से, सफ़ेद कोट वाले नहीं, काले कोट वाले, सफ़ेद कोट वाले, बिना कोट वाले, घर बनाने वाले, हम लोग, उसके बाद भाई लोग टेक्निकल कंसल्टेंसी में आ गए, बहन लोग इंटीरियर डेकोरेशन में आ गए, फिर उसके बाद AR कलाकार, कंपनी सेक्रेटरी और IT वाले सब बेकार, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है वो याद भी कर रखा था। आइए अब प्रिस्क्राइब बुक्स में है क्या, कैश बुक, बिल, मेडिकल प्रोफेशन, कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल इशूड, बिल रिसीव्ड, बिल इशूड और बिल इशू, बिल रिसीव। अब बिल इशू अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अगर सर जी सम नॉट एक्सीडिंग 25 रुपीज़ है, और बिल रिसीव्ड भी जो है आपको रिक्वायर्ड नहीं है इफ़ सम डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। हाँ जी, इफ सम डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। सो बिल इशूड में 25 रुपीज़ तक की कोई दिक्कत नहीं है और बिल रिसीव में 50 रुपीज़ तक की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डॉक्टर्स के केस में एक डेली केस रजिस्टर और साथ साथ में इन्वेंट्री जो है वो और मेंटेन होगी फर्स्ट और लास्ट डे पे ऑफ द कंज्यूमेबल्स, राइट, कंज्यूमेबल ड्रग्स, मेडिसिन एटसेट्रा। तो ये हमारा 44AA। अब इसमें सर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करता हूँ अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल HUF के केस में उनकी इनकम अगर 2.5 लाख या फिर उनकी टोटल सेल या ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 25 लाख, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है इन वन ऑफ द 3 ईयर्स। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा है तो मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब इतना ही है, एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज इनकम। अच्छा जी, बात करते हैं सर इंडिविजुअल HUF को छोड़ के अदर्स की। एक तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं और अदर्स यानी कि इंडिविजुअल HUF नहीं, तो उसके केस में बस लिमिट जो है वो 2.5 लाख की जगह हो जाएगी 1,25,000 और 25 लाख की जगह जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 लाख। बाकी सारी कंडीशन जो है वो क्या रहने वाली हैं, वो रहने वाली बिल्कुल सेम। देन आपके पास सर, क्योंकि अब आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब रिविजन करते समय आप भी सीख लेंगे। 44AD में आप अगर जा रहे हैं और आपको 44AD4 लग गया, 44AD4 कब लगता है, 44AD4 लगता है कि सर आपने जो है क्या किया, आपने सर 1 साल जो है अपनी इनकम बताई 8% या 6% एज द केस में भी, उसके बाद आपने अपनी इनकम जो है वो बता दी है 8 या 6% से कम, और आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज बोले तो आपके एग्जेम्पशन लिमिट से जो है वो एक्सीड कर रही है, ओके, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। ADA आपने 50% से अपनी इनकम कम बताई और आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से। AE बस आपने AE से अपनी कम इनकम जो है वो बता दी, तो आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं प्लेस की, कहाँ पे,
कहाँ पे आप लोगों को मेंटेन करनी है, तो ये भी बात करेंगे रिटेंशन की और पेनल्टी की। पेनल्टी ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं, बट याद रखिए 25,000 रुपीज़। रिटेंशन जो है 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा असेसमेंट ईयर है। यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 6 साल तक जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी है। प्लेस कहाँ पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहेंगी, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। तो अगर आप सर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं हर प्लेस के लिए, बहुत बढ़िया, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है हर प्लेस पे। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आप लोग मेंटेन करके रखेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार इसके अंदर आ गई है अमेंडमेंट, राइट। सो किस किस के लिए मैंडेटरी है, जरा अमेंडमेंट की भी एक बार शक्ल देख लेते हैं भाई, किस किस के लिए जो है मैंडेटरी है। 44AB के अंदर जो है वो अमेंडमेंट लेके आए हैं, और 44AB में मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा बड़े टर्नओवर पे आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस जो है वो आपकी सेटिस्फाइड हो। बट मैंने कुछ क्रक्स निकाल के यहाँ पे आपके लिए रखा है, उसको पढ़ लीजिए। टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, टैक्स ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता। टर्नओवर अबव 1 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, तो आपको कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट चेक करनी पड़ेगी, अगर वो लिमिट्स में। अब लिमिट क्या है, अगर देखना चाहें तो लिमिट क्या है, लिमिट ये है सर जी, आपका जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश, इट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट। तो आपका टोटल अमाउंट रिसीव का मैक्सिमम कैश जो है 5% तक है, बहुत बढ़िया है, 5% या उससे कम है। तो ऐसी जो आपने टोटल पेमेंट्स करी हैं, वो आपकी टोटल जो आपकी पेमेंट करी है कैश में, वो आपकी टोटल पेमेंट की मैक्सिमम 5% तक जा रही है, तो बढ़िया। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड लगा हुआ है बीच में, यानी आपकी रिसिप्ट्स भी अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स है, आपकी पेमेंट भी अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट है। तो आपकी अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आपको 5 करोड़ रुपीज तक जो है वो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड से पढ़ लीजिए, इफ कैश रिसिप्ट एक्सीड्स 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, अगर वो एक्सीड कर जाती है, या फिर कैश पेमेंट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट एंड टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, तो टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। एक्सेप्शन आ जाता है 44AD, इस लाइन का एक्सेप्शन आ जाता है मित्रों क्या, 44AD। 44AD में 2 करोड़ तक जो है आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ टैक्स ऑडिट नहीं होगा, अब 1 करोड़ अप टू 5 करोड़ हमें देखना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है, येस, नो टैक्स ऑडिट, नो, तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, कुछ चेक नहीं करना, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी ही है। कम ऑन। फिर एक अमेंडमेंट आई है सर आपकी, जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को लेके। अब वो ड्यू डेट जो है वो क्या कर दी गई है, उसमें भी अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये MCQ में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके जाइए इस सेक्शन को इस बार के लिए। क्या हो गई है वो ड्यू डेट हो चुकी है सर जी, डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 सबसेक्शन 1, इन सिंपल वर्ड्स 30 सितंबर, क्योंकि जिसका ऑडिट होना है उसकी रिटर्न की डेट सर 31 अक्टूबर हो गई है, उससे एक महीने पहले जाएंगे, तो 30 सितंबर तक जो है आपको क्या कर देनी चाहिए, अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है फर्निश कर देनी चाहिए, राइट। देखिए मैं लिख भी दिया, स्पेसिफाइड डेट ऑफ टैक्स ऑडिट वुड बी 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लीजिए, तो ये अमेंडमेंट हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि ड्यू डेट जो है वो चेंज हो चुकी है। देन यहाँ पे मैंने एक और डिस्कशन किया है इसी के आसपास चलते हुए कि भाई टैक्स ऑडिट को लेके क्या सीन बना है। तो अब 1 करोड़ है, प्री कंडीशन अपने कंडीशंस देखनी है, कैश रिसीव पेमेंट नॉट सेटिस्फाइड, तो सर जनरली स्पीकिंग टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर SSC 44AD का बेनिफिट ले रहा है तो आपको 2 करोड़ तक टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का टर्नओवर 1.5 CR है, कैश रिसिप्ट और पेमेंट एक्सीड कर रही है 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट और पेमेंट से, अगर 44AD ले रहा है तो सर उसको भी जो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, कोई टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन ही नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर है, अप टू 2 करोड़ है, 44AD देखो, अगर 44AD लग रहा है तो सर कोई कंडीशन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, कैश कंडीशन चेक करो, 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, कैश कंडीशन चेक करो, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई कैश टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, सेटिस्फाइड तो टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा। एक्सेप्शनल केस, टर्नओवर लेस देन 1 करोड़, स्टिल ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड। अब ये भी समझ लो भाई, SSC 44AD 4 में चला गया, टर्नओवर 80 लाख से कम है, टर्नओवर 80 लाख है, इनकम शोन 4%, तो भाई इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स एंड नथिंग टू बी टैक्स ऑडिट, तो आपका होके ही रहेगा, ये आपके लिए एक्सेप्शनल केस था। सो ये थी सर टैक्स ऑडिट से रिलेटेड आपके पास कुछ बातें। सो टैक्स ऑडिट के बारे में हमने जो है 44AD वाले केस में हमने ये लिमिट जो है वो चेंज कर देनी है। ये पहले 100 लाख की लिमिट जो यानी 1 करोड़ की लिमिट होती थी, अब सर उसमें 1 करोड़ है और आपके लिए 5 करोड़ है, और साथ में आपको 44AD भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स के लिए सर लिमिट कितनी है, अगर 50 लाख तक है तो ऑडिट नहीं होगा, 50 लाख से ऊपर जाएगी तो ऑडिट हो जाएगा। 44AD लग गया और इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स, तो सर आपको क्या करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में।
हाँ जी, किसी भी हाल में 44 एडीए लग गया और आपकी इनकम 44 एडीए लग रहा है और आप अपनी इनकम जो है वो 50% से कम क्लेम कर रहे हैं और आपकी इनकम मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से ऊपर जाती है तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। 44 ए लग गया, 44 ए ले रहे थे और आप सर उससे इनकम कब अपनी इनकम कम बता रहे हो तो भी जो है आपको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। स्पेसिफाइड डेट जो है वो चेंज हो गई है, याद रखिएगा। स्पेसिफाइड डेट में अमेंडमेंट क्या आई है? स्पेसिफाइड डेट में सर जी अमेंडमेंट ये आई है 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कम ऑन, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। किसी और लॉ में आपने ऑडिट करा लिया, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए, ये 44 AB की अमेंडमेंट हमने अभी जो दूसरी फाइल से पूरी की पूरी डिस्कस कर भी दी है। अब आते हैं सर हम लोग किसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। बात करते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ओवरऑल आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। डेप्रिसिएशन मिलने की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, आप जो है एसेट के ओनर हो। एसेट के ओनर कैसे? बेनिफिशियल या रजिस्टर्ड। याद रखिएगा, बेनिफिशियल ओनरशिप यहाँ पे जो है हमें चाहिए। हायर परचेज के केस में जो परचेजर होता है उसको डेप्रिसिएशन जो है वो मिलती है, ना कि जो वेंडर होता है उसको। लीज के केस में हमेशा याद रखिएगा लेसर को डेप्रिसिएशन मिलती है, लेसी को तो भाई जो वो लीज पेमेंट करेगा उसकी रिडक्शन मिलती रहती है। देन बात करते हैं सर हम लोग किसकी, कि भाई हमारा जो एसेट है वो इट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो पर्सनल पर्पस वाले अमाउंट के जो है वो डेप्रिसिएशन आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इवन उस एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे सब जो है प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। देन इसके बाद सर है भाई यूज का मतलब है सर जी, यूज फॉर द बिजनेस का मतलब है मीन्स पुट टू यूज। अगर पुट टू यूज हो गया है तो आप लोग जो है एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर सकते हैं। इसका मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था जो था आपका फायर एक्सटिंग्विशर वाला, राइट। इवन अगर आप ट्रायल प्रोडक्शन के लिए पुट टू यूज करें तो भी जो आप डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन के मेथड सुन लीजिए क्या है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो इनकम टैक्स में चलता है वो WDV ब्लॉक ऑफ एसेट। WDV तो है लेकिन सिंगल एसेट की नहीं है, WDV किसकी बन रही है? ब्लॉक ऑफ एसेट की। अब ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? याद रखिएगा, सेम क्लास सेम परसेंटेज। जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं बार बार, यहाँ पे भी बोलते चलिए सेम क्लास सेम परसेंटेज। कम ऑन एक बार और, ब्लॉक तभी बनता है जब सर एसेट जो है सेम क्लास को बिलोंग करता है और सेम परसेंटेज वाला एसेट हो, राइट। दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ सर कुछ ही व्यक्तियों को अलाउड है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं उन्हीं को अलाउड है, उनके लिए ऑप्शनल है। याद रखिएगा, उनके लिए ऑप्शनल है। फर्स्ट ईयर में वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, जो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं हमेशा वही रहेगा, और अगर उन्होंने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उसको वो चेंज नहीं कर सकते। ये लोग SLM भी ले सकते हैं सिंगल एसेट के बेसिस पे और साथ साथ में WDV ब्लॉक ऑफ एसेट भी ले सकते हैं, लेकिन उनको चूज करके जो है फर्स्ट ईयर में बताना पड़ता है। हमारा सर मेन फोकस जो है इनकम टैक्स के अंदर वो रहता है किसके ऊपर? वो रहता है सर जी WDV ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर। तो सबसे पहले सर ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट और क्लोजिंग WDV हमें सीखना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है, और वहां पे आता है कि सर जी सेम क्लास सेम परसेंटेज। कम ऑन, विद इन अ क्लास एंड सेम परसेंटेज, विद इन अ क्लास एंड सेम परसेंटेज। अब हमारे पास मेनली जो है 5 क्लासेस बन जाती है: बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शिप, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग की अगर बात करें, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री, आपने जो है अपने इंप्लॉइज के लिए जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रखी है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो 5% की डेप्रिसिएशन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। जो सर ऊपर फॉल नहीं कर रही है उसके लिए 10%, और सर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो है 40% की डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, राइट। इन दोनों के ऊपर जो है 40% की डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इस पे फोकस कीजिएगा, टेम्परेरी इरेक्शंस वगैरह पे। फर्नीचर पे 10% है। फर्नीचर में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो आपकी कहाँ पे आ जाती हैं? फर्नीचर के अंदर आ जाती हैं। मोटर बसेस एक्सेट्रा अगर मैं बात करता हूँ जो रनिंग ऑन हायर पे चल रही हैं, यानी कि आप गाड़ी लेते हैं उसे किराए पे चलाते हो, 30% डेप्रिसिएशन है। और साथ में एरोप्लेन की अगर बात करूँ या और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की बात करूँ तो उस पर 40% की डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आपको जो ज़्यादा डेप्रिसिएशन दी जा रही है। अगर मोटर कार और रनिंग देम ऑन हायर नहीं है तो 15% की डेप्रिसिएशन रहेगी। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखिएगा, ऑल्दो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं होगी, बट फिर भी ऐसे केसेस में सर जी अगर आपने जो है इस डेट से इस डेट के बीच में जो है मोटर कार परचेज की तो गवर्नमेंट ने मोटिवेट करने के लिए जो डेप्रिसिएशन है हायर वालों के केस में 45 कर दी थी 30 से उठा के, और नॉर्मल के केस में 15 से उठा के क्या कर दी थी? 30 कर दी थी, यानी 15% जो है वो डेप्रिसिएशन बढ़ा दी गई थी। अच्छा, बुक्स की अगर बात करूँ सर, किसी भी तरह की बुक हो उस पर 40% की आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। कंप्यूटर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40% की डेप्रिसिएशन जो है कंप्यूटर्स पे होती है। शिप की अगर बात करूँ, किसी भी तरह का शिप है वैसे तो 20% की डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट सर आपका जो है वो रहेगा कितना? 25% की डेप्रिसिएशन, जो परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट आपके लिए होने वाला है। देन गाइस यहाँ पे आपको क्लोजिंग WDV कैसे निकालनी है? सबसे पहले याद रखिए आपके पास ओपनिंग WDV होगी, उसमें आप ऐड करेंगे ऐड एक्चुअल कॉस्ट। इस एक्चुअल कॉस्ट पे काफी चर्चा होनी, तो याद रखिएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देन आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ ब्लॉक। वैल्यू ऑफ ब्लॉक अगर आपको किसी बुक में लिखा हो ना मिले तो मैं इसको काफी टर्म को यूज करता हूँ, ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर करके वैल्यू ऑफ ब्लॉक आ जाती है। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक के बाद आप लोग लेस करते हैं उसमें से मनी पेएबल। ये लॉ में लिखा है वर्ड, आप इसको मनी रिसीवेबल भी देखेंगे, आईसी ने कई बार रिसीवेबल वर्ड भी यूज किया है। तो मनी रिसीवेबल यहाँ पे, मनी पेएबल यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है क्लोजिंग WDV आ जाएगी। ये जो आपने एक्सरसाइज करी है ये आपको हर ब्लॉक के लिए करनी होगी, हर एसेट के लिए नहीं, हर ब्लॉक के लिए जो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। फिर आप इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी? ओपनिंग WDV अगले साल के लिए।
देन ओपनिंग प्लस एक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको बताया उसमें वैल्यू ब्लॉक भी बोल देते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है पूरे इनकम टैक्स के अंदर। अगेन कुछ क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। मिसलेनियस पॉइंट्स ये है कि प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस एटसेट्रा ये कंप्यूटर का पार्ट है, 40% डेप्रिसिएशन जो है इन पे आपको मिल सकती है। मोबाइल फोन आर नॉट कंप्यूटर्स, उन पे सर आपको 15% डेप्रिसिएशन रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी का जो जेनेरिक रेट है दैट इज 15% ओनली, राइट। टैबलेट्स पे डिफरेंट व्यू है, जो भी करके है नीचे अजम्पशन जरूर लिख के जाए। परचेज गुडविल पे सर आपको जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, सेल्फ जनरेट आपको जो है डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अब आपने एसेट्स जो एम्प्लॉयर ने परचेज करे हैं और एम्प्लॉय को दे दिए हैं रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर एम्प्लॉयर जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। नीचे मैंने एग्जांपल भी दिया है। एम्प्लॉयर गेव फ्रिज टू हिज एम्प्लॉय विच इज यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल पर्पस, देन एम्प्लॉयर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द सेम। लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, ये बात आपने याद रखनी है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स विच आर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो उन पे जो भी डेप्रिसिएशन आपको मिली थी, फॉर एग्जाम्पल 15% मिली थी, तो 15% ना मिलकर उसको 50% यानी कि 7.5% की जो है आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। ओके, आइए, सो ये बात जो है आपने याद रखनी है सर, इट विल बी लिमिटेड टू 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउबल ऑन सच एसेट। इसके लिए सर हमने जो है कट ऑफ डेट निकाल रखी थी। कट ऑफ डेट ये है कि सर अगर लीप ईयर है, याद रखिएगा, अगर लीप ईयर है और लीप ईयर नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लीप ईयर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 3 अक्टूबर तक अगर परचेज करके पुट टू यूज़ कर दिया सेम ईयर में, तो आपको जो है डेप्रिसिएशन आपकी 180 डेज बनती है और लेस देन 180 डेज नहीं हो जाएगी, देयरफॉर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन अगर 4 अक्टूबर को आप लोग ये काम करते हैं तो भाई लेस देन 180 डेज होगा, पक्की बात है, 179 डेज बनेगा और आपको जो है डेप्रिसिएशन क्या मिलने वाली है, डेप्रिसिएशन जो है आपको हाफ मिलने वाली। लीप ईयर अगर आ जाए बीच में तो लीप ईयर के केस में सर 3rd की जगह 4th और 4th की जगह 5th आप लोग कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा सर, ये 180 डेज वाला जो है कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपने यहाँ पे एसेट मतलब इसी ईयर में एसेट एक्वायर किया और इसी एसेट में जो है इसी ईयर में जो आपने एसेट को पुट टू यूज किया, यानी सेम ईयर में एसेट एक्वायर्ड है और सेम ईयर में एसेट पुट टू यूज है, तभी सर ये आपकी जो है पॉइंट एप्लीकेबल होगा हाफ डेप्रिसिएशन वाला। अगर आपने एसेट एक्वायर यहाँ पे किया था, इसको आपने पुट टू यूज नहीं किया और अगले साल आपने इसको जो है पुट टू यूज किया, चाहे आपने एक दिन के लिए पुट टू यूज किया, यहाँ पे आपको उसकी डेप्रिसिएशन जो है फुल मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने एक ही ईयर में एसेट एक्वायर और पुट टू यूज किया है और उस ईयर में उसका पुट टू यूज जो है वो लेस देन 182 डेज निकल रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन जो है वो क्या मिलने वाली है, डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे आपको कितनी मिलने वाली है, हाफ। अब एक बहुत ही ब्राउनी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है तो उसी डेट ऑफ एक्विजिशन को आप डेट ऑफ पुट टू यूज भी मान लेंगे। कम ऑन, डेट ऑफ पुट टू यूज भी मान लेंगे। आइए, देन उसके बाद बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस को मिलती है, याद रखिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहे हैं तो अगर आप एसएलएम पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो भाई आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी मिलती है जब आप लोग क्या कर रहे हैं, जब आप लोग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलती है या फिर पावर जनरेशन वालों को मिलती है, इस बात को आपने जो है वो याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20% है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको लाइफ टाइम में एक बार मिलती है की लाइफ टाइम में, वो भी उस ईयर में जिस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर दिया हो। अगर आपने उसे पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए किया था, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एसेट परचेज किया पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन उस पे 15% थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन 15% नहीं मिलेगी, 15 का 50% हो जाएगा 7.5%। और एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ भी यही होगा, 20% नहीं मिलेगी, 20% का 50% हो जाएगा, दैट इज व्हाट 10%। ओके, और बाकी जो रिमेनिंग 10% की आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको अगले साल मिल जाएगी, घबराने की कोई भी बातचीत नहीं है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किन केसेस में जो है वो नहीं मिलती है, जरा ध्यान से देख लीजिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर जी आपको सेकंड हैंड मशीनरी पे जो है वो नहीं मिलती है, विच वाज यूज्ड, तो आपको सेकंड हैंड प्लांट मशीन पे नहीं मिलती है, ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलती है, ऑफिस प्रीमाइसेस में अगर आप लगाते हैं उसको तो आपको नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे आपको नहीं मिलती है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, जिसकी 100% कॉस्ट जो है आपको डिडक्शन में मिल चुकी है, उस पर आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फर्नीचर और बिल्डिंग भी जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन के प्रीव्यू से जो है वो बाहर हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। अब सर ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी 35% का रेट आ गया था, आपके एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं मित्रों सोडा की। सोडा, व्हाट इज सोडा? सोडा बोले तो सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। कम ऑन, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। और सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट में सर जब भी आपके दिमाग में आए तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक हो गए सर हमारे पावर जनरेशन वाले और एक हो गए हमारे सर अदर्स की जब मैं बात करता हूँ, पावर जनरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो एसएलएम की बात कर रहा हूँ, अदर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट की बात कर रहा हूँ। जब मैं डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या केसेस बन सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात बनेगी एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एंटायर ब्लॉक सोल्ड। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड है मित्रों, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सेल्स प्राइस है वो लेस देन डब्ल्यूडीवी है,
बल्कि आई शुड से सेल्स प्राइस है वो लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, या फिर जो हमारा सेल प्राइस है वो ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक है। देखिए आपके पास जो है 5 एसेट थे, आपने जो है ड्यूरिंग द ईयर 3 खरीदे थे, और अब आपने जो है टोटल आपके पास 8 एसेट हो गए थे, आपने 3 बेच दिए, तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है, आपने बात ध्यान रखनी है कि सर जी एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड। और अगर इस केस में आपका सेल्स प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, सेल्स प्राइस जो है आपका मान लेते 10 आ रहा है, वैल्यू ब्लॉक जो आपका 7 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेस देन था ना, सेल प्राइस जो आपका 7 आ रहा है और वैल्यू ब्लॉक जो आपकी 10 आ रही है, तो भाई आपका 3 रुपये का क्लोजिंग WDV आ जाएगा, उसके ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि सेल प्राइस 10 आ रहा है और वैल्यू ब्लॉक जो है 7 आ रही है, तो भाई साहब ऐसा है कि आपको 3 रुपये का जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो हो जाएगा। कम ऑन, 3 रुपये का क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेल्स प्राइस ज़्यादा है वैल्यू ब्लॉक से, और आपके पास एक बार अगर आपकी सेल प्राइस वैल्यू ब्लॉक से ऊपर निकल गई तो WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। इस बात को आपने जो है दिमाग में रखना है। एंटायर ब्लॉक सोल्ड का केस लेते हैं, 5 थे, 3 खरीदे, 8 हो गए और आपने 8 के 8 बेच दिए, आपके पास ब्लॉक, तो अब आपके पास एसेट कितने बचे, 0। अब इस केस में भी क्या हो सकता है, इस केस में भी 2 बातें जो है वो हो सकती है। नंबर 1, आपका सेल प्राइस जो है वो एक्सीड कर रहा है वैल्यू ऑफ ब्लॉक से। नंबर 2, आपका सेल प्राइस जो है वो लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक है। अगर आपका सेल प्राइस एक्सीड कर रहा है वैल्यू ऑफ ब्लॉक से, कम ऑन, अगर आपका सेल प्राइस एक्सीड कर रहा है वैल्यू ऑफ ब्लॉक से, तो आपको हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपका सेल प्राइस लेस है किससे, कम ऑन, वैल्यू ब्लॉक से, तो आपको हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बहुत सिंपल सी बात है सर जी। ओके तो ये आपके 4 केसेस जो हमने यहाँ पे कवर कर दिए, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड में सेल प्राइस लेस देन वैल्यू ब्लॉक, सेल प्राइस ग्रेटर देन वैल्यू ब्लॉक, इधर भी सेल प्राइस ग्रेटर देन वैल्यू ब्लॉक, सेल प्राइस लेस देन वैल्यू ब्लॉक। तो ये सोडा जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अगर मैं SLM की बात करता हूँ तो SLM के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स के पास ऑप्शन होता है कि वो लोग जो है SLM मेथड ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट वाइज निकाली जाएगी। ये जो है ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शन आप लाइफ टाइम में सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। वंस एक्सरसाइज इट कैन नॉट बी टेकन बैक, तो टेकन बैक ये नहीं हो सकता है। अब इसी का केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है 10 का एक एसेट लिया था, 2 साल आपने जो है उसको राइट ऑफ कर लिया। मैं मान के चल रहा हूँ एज जो है लाइफ जो है वो 10 साल थी, तो हर साल आप 1 रुपये जो है राइट ऑफ करते थे। अब आपके पास जो है वैल्यू बच गई थी 8। केस 1 आपने इसको बेच दिया 5 का। 5 का अगर आपने बेच दिया तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरी सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV है, तो 8 भी WDV ना, सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV, तो यहाँ पे आपको हो रहा है लॉस, उसको हम बोल देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बोलिए क्या बोल देंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितने की, 3 की। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपने बेच दिया 9 का, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन WDV, योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन WDV। यहाँ पे आपको हो रहा है 1 का प्रॉफिट, उस 1 को प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बोलिए क्या नाम देते हैं, जल्दी से बता दीजिए, बैलेंसिंग चार्ज। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपने बेच दिया 13 का, तो यहाँ पे सर आपको प्रॉफिट को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक तो 13 माइनस एक्चुअल कॉस्ट यानी कि 10, और फिर 10 माइनस WDV यानी कि 9। ओके 10 माइनस WDV यानी कि 8, तो 13 माइनस 10 3 जो है सर ये आपके लिए हो जाएगा कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। और 10 माइनस 8 जो आने वाला है, कम ऑन, 10 माइनस 8 जो आने वाला है सर ये आपके लिए बन जाएगा क्या, बैलेंसिंग चार्ज, जो PGP हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा। ये काम करते हैं सर हम लोग कब, जब सर हम लोग SLM के बेसिस पे डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं और एसेट बेच दें, तो हमें इस तरह से जो है फिर वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। आइए लीजिए, तो सोडा सर हमने पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर दिया। अब सोडा में सर एक खास बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 2 एसेट थे, आपने 3 और खरीदे और आपके पास टोटल हो गए 5 एसेट, राइट। ये जो 3 थे सर ये पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज थे, पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज थे, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज थे, राइट। आपके पास बच गए 5 और 5 में से आपको बताया जा रहा है कि आपने जो है वो 2 बेच दिए हैं। 5 में से आपने जो है 2 बेच दिए, फिगर भी रख लेते हैं 10 थे और ये 5, टोटल आपके पास जो है 5 की वैल्यू आ गई थी 15। आपने जो है 2 बेचे अदर देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाले, अदर देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाले, और वो जो 2 बेचे आपने बेच दिए मान लो 14 रुपीज़ के। अब आपके पास 1 बचा है, एक पे डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग क्या लगाएंगे, कम ऑन, इस एक पे हम डेप्रिसिएशन का रेट हम क्या लगाएंगे, इस एक पे सर डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो लगेगा 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउबल। फॉर एग्जांपल 15% का अगर रेट अलाउड था तो अब सर इस एक पे जो है 7.5 जो है लगने वाला है। ये बात आपने याद रखनी है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 भी होते और यहाँ पे टोटल 6 होता और यहाँ पे 2 बेच देता मैं फिर से 14 का, तो भी भाई साहब मैं क्या करता, तो भी मैं इस एक पे जो है 15% का 50% ही लगाने वाला था। इसका कारण अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको बहुत शाबाशी देने वाला हूँ। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब बहुत कम लोग जो है कवर करते हैं और एग्जाम में सर ऐसे पॉइंटर्स जो है वो आ जाते हैं। आइए, सो ये हमारा डेप्रिसिएशन के साथ सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ये हमने क्लास में बड़े अच्छे से कवर किया था। अगर अमेलगमेशन, डीमर्जर है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये एक ईयर है और इस ईयर में सर यहाँ पे जो अमेलगमेशन हो गया, इस टाइम के लिए एसेट्स किसी और कंपनी के पास थे, इस टाइम के लिए एसेट्स किसी और कंपनी के पास थे, तो टेंशन मत कीजिए, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालिए एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालिए एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है और उस डेप्रिसिएशन को फिर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दीजिए दोनों कंपनीज के बीच में। नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दीजिए दोनों कंपनीज के बीच में। अगर इसने सर यूज़ किया है
मान लेते हैं 100 डेज, इसने यूज़ किया 265 डेज, तो उसी हिसाब से जो डेप्रिसिएशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इसके ऊपर से मैंने न्यूमेरिकल भी जो है आपको क्लास में करवा रखा था। देन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है सर आपके एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड, जो भी इंटरमीडिएट के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, हम सिर्फ वही जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो जब सर आप क्या निकालते हैं, जब आप लोग क्या निकालते हैं, क्लोजिंग WDV निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो यूज़ करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी हम लोग एक्चुअल कॉस्ट यूज़ करते हैं, और एक्चुअल कॉस्ट सर इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है सर, एक्चुअल कॉस्ट जो भी कॉस्ट आपने यानी कि एसएससी ने बियर करी है वो है, अगर किसी और ने कोई अमाउंट बियर किया तो हम उसको जो है वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ, डेट ऑफ पुट टू यूज़ तक इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होता है, उसके बाद जो है इंटरेस्ट आपको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउड होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, अगर आपको जो है एसेट मिला है गिफ्ट में, विल में, एटसेट्रा में, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, जो भी प्रीवियस ईयर को कॉस्ट आ रही थी और जो डेप्रिसिएशन वो ले चुका है वो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च के साथ कवर होगा। ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि इस पर जो है इंटरमीडिएट लेवल पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर आपके पास एक बिल्डिंग थी जो पहले पर्सनल पर्पस के लिए आपसे यूज़ कर रहे थे, फिर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए ले आते हैं, तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लाएंगे वो कैसे लाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दैट वुड हैव बीन अलाउएबल हैड द बिल्डिंग बीन यूज्ड फॉर बिजनेस सिंस इट्स एक्विजिशन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट सर हम मान लेते 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ नहीं लेके आएंगे हम लोग सर, देखेंगे आपने कितने साल के लिए यूज़ करिए, उतने ईयर्स के लिए सर हम जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा होगा वो हम आपकी एक्चुअल कॉस्ट में जो वो ऐड कर देंगे। देन जीएसटी से रिलेटेड एक पॉइंट है सर, अगर आपने जीएसटी का आईटीसी लिया है तो सर आपको यहाँ पे उसके अमाउंट पे, आईटीसी के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, 1,80,000 का जीएसटी था, अगर सर इस 1,80,000 का आपको आईटीसी मिल रहा है तो इस 1,80,000 को हम कैपिटल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, कैपिटल एसेट की कॉस्ट में, और आपको जो है डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस 1,80,000 का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो सर ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और आपको इस पे जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो सर फाइनेंस एक्ट 2017 लेके आई थी, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है और उसकी आपने सिंगल डे में एग्रीगेट पेमेंट सिंगल डे में एग्रीगेट पेमेंट सिंगल पर्सन को करी है, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और सच अदर मोड एज मे प्रिस्क्राइब, वो प्रिस्क्राइब मोड हमने पहले पढ़ लिए थे, और वो पेमेंट जो है 10,000 से एक्सीड करती है, तो सर जी सच एक्सपेंडिचर शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। याद रखिए, आपने एक एसेट खरीदा 50,000 रुपए का और आपने 50,000 रुपए की पेमेंट जो है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट कर दी है कैश के अंदर, तो सर 50,000 जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होंगे, आपको इस पे जो है कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, राइट। देन बात करते हैं सर 43A की। 43A क्या बोलता है कि अगर सर आपने फॉरेन करेंसी में किसी एसेट के बारे में पेमेंट करी है और उस पेमेंट की वजह से आपको अगर लॉस हो रहा है तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देंगे। देखिए, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था सर, तो आपने जो है डॉलर का रेट कुछ और था, जब आप पेमेंट करें तो डॉलर का रेट कुछ और है, उस वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उस प्रॉफिट और लॉस को हम आपके एसेट की कॉस्ट में जो है एडजस्ट कर देंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग में सर आपको यहाँ से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही रिवाइज करा दिया है। लगभग 17 मिनट में सर जितने भी रेलेवेंट पॉइंट बनते हैं डेप्रिसिएशन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च एसेट के बारे में, और इसमें भी है सर अच्छी खासी अमेंडमेंट्स, तो प्लीज इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा मेरे साथ। साइंटिफिक रिसर्च में एक अमेंडमेंट भी है और अमेंडमेंट से आपका सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अमेंडमेंट ये है कि भैया आप किसी को कोई वेटेड डिडक्शन नहीं मिलती है। साइंटिफिक रिसर्च का टॉपिक अदरवाइज जो है वो आपने पढ़ना कैसे है, तो बहुत सिंपल है सर जी, इसको याद रखें। ये हो गई सर हमारी डेट ऑफ कमेंसमेंट, या फिर इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये हो गया हमारा ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ये हो गया सर जी 3 ईयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब यहाँ पे इस 3 साल में आपने जो भी खर्चा किया होगा रेवेन्यू और कैपिटल, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कैपिटल में एक्सेप्ट लैंड में जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी करते तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। रेवेन्यू में आपको याद रखना है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी और रॉ मटेरियल का खर्चा जो है वो अलाउड होगा। इसके अलावा सर रेवेन्यू एक्सपेंस में कोई भी खर्चा आपको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलाउड नहीं होगा। देन आफ्टर कमेंसमेंट की अगर बात करूं तो रेवेन्यू सारे और कैपिटल 100% डिडक्शन एक्सेप्ट लैंड परसेंट ना डेप्रिसिएशन होती है ना कोई डिडक्शन होती है। ये सिंपल बात आपने याद रखनी है। पहले हम लोग जो है कंपनी और इंडिविजुअल में इसमें जो है डिस्टिंग्विश करते थे, अब उसका फायदा नहीं, क्योंकि अब वेटेड डिडक्शन जो है वो किसी को भी नहीं मिलती है। देखिए, सो एनईएसएससी की बात करते हैं प्रायर टू कमेंसमेंट रेवेन्यू में सर याद रखिएगा 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, सैलरी और जो आपका रॉ मटेरियल यूज होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये बात भी याद रखिएगा, कभी कभी सर आईसीए जो है इस पे गेम खेल सकता है, खेल चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर आपको अलाउड हो जाएगा, अगर आपने कमेंसमेंट से पहले किया वो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। बस याद रखिएगा एक्सपेंडिचर और लैंड इज नॉट अलाउड। आफ्टर कमेंसमेंट रेवेन्यू कोई भी हो, कैपिटल कोई भी हो एक्सेप्ट लैंड। पहले सर कंपनीज के लिए हम लोग अलग बात करते थे, कंपनी के लिए केस में जो 150% डिडक्शन होती थी,
दिया, अब अमेंडमेंट आ गई है, अब सर यहाँ पे कंपनी को भी जो है 100% डिडक्शन मिलेगी। हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे कि कंपनी को सर 150% डिडक्शन मिलेगी, बिल्डिंग और लैंड पे नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग पे 100% मिलेगी, लैंड पे नहीं मिलेगी, और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर 150 मिलेगी। लेकिन अब सर जी याद रखिएगा, अब भाई हर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एक्सेप्ट लैंड 100% नहीं मिलनी है, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो। डोनेशन की बात करते हैं सर, डोनेशन सर अब किसी को भी देंगे तो सर 100% कैटेगरी में आएंगे। इसके अंदर भी अमेंडमेंट आ चुकी है। एक सिंगल लाइन की अमेंडमेंट है, वेटेड डिडक्शन नॉट अवेलेबल टू एनी एसएससी नीदर फॉर एक्सपेंडिचर नॉर फॉर एनी डोनेशन, राइट। सो कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन दिया 100%, यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन एटसेट्रा को डोनेशन दिया 100%, यूनिवर्सिटी कॉलेज एटसेट्रा को दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% मिलेगा आपको। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए था, नेशनल लैब और आईआईटी को दिया तो भी आपको कितना परसेंट रिडक्शन मिलने वाला है, 100% रिडक्शन जो है वो मिलने वाला है। देन बात करते हैं सोसरा की। सोसरा भाई, सोसरा क्या है? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। सही बताऊँ तो आपको इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे कि आप लोग क्या पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते थे पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स के केस में, एसएलएम के केस में जब आप एसेट सेल करते थे, एक्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल आपने 10 का एसेट खरीदा, 10 की आपने रिडक्शन ले ली, उसके बाद आपने 1 का बेचा, उसके बाद आपने 9 का बेचा, उसके बाद आपने 15 का बेचा। अगर आपने 1 का बेचा तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट? WDV 0। वाई? बिकॉज 10 की जो आपको डिडक्शन उसी साल में मिल गई थी। तो यहाँ पे सर हम लोग पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के केस से बोल देते कि बैलेंसिंग चार्ज होगा। यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज नहीं बोल के सीधा बोल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। सोसरा का मतलब क्या था पहले बता दूं, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, राइट। 9 का बेचा, यहाँ पे भी सर मैं ये बोलूँगा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट? WDV। देयरफॉर हमारे साथ यहाँ पे भी क्या होने वाला है सर, 9 रुपये का हमें हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। जब मैंने 15 का बेचा तो याद रखिएगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा 15 - 10 और एक होगा 10 - 10। 10 माइनस एक होगा 15 एक होगा 15 - 10 और एक होगा 10 - 0, क्योंकि WDV 0 है। तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। ये जो 5 है आपका, ये सर आपका कैपिटल गेन होगा। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और जो आपका ये 10 है, ये सर जी आपका होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, जिसे हम PGU के केस में बोल देते थे क्या? बैलेंसिंग चार्ज। ये था आपका साइंटिफिक रिसर्च एसेट वाला टॉपिक। अब आ जाते हैं 35 AD। 35 AD सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 35 AD में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो है आपको 100% रिडक्शन मिल जाती है, राइट। अब इसमें क्या है, कैसे याद करना था कि भाई मैं तो घर जा रहा था, मुझे कोल्ड हो गया, मैं वेयर हाउस से निकला, मुझे कोल्ड हो गया, घर जाना था लेकिन मैं कहाँ चला गया? हॉस्पिटल के बाद मैं जब घर गया तो वहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइज़र वाले आए हुए थे, गैस और पेट्रोल की जो है वहाँ पे बदबू आ रही थी। फिर उसके बाद मैं होटल चला गया, होटल देखा, होटल के बाहर स्लम था, स्लम देखा, स्लम के बाहर सर क्या था? स्लम के बाहर सर एक ICD-CFS था। वहाँ पे सर बहुत सारी मक्खियाँ थी क्यों थी? क्योंकि शुगर गिरी हुई थी। शुगर कहाँ से आई थी? स्लरी पाइपलाइन से आई थी। स्लरी पाइपलाइन के साथ में सेमीकंडक्टर थे और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी। कुछ इस तरीके से जो है मैंने आपको वहाँ पे याद करा दिए थे। तो ये सारे हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस का इतना सा मतलब है कि भैया आप अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको मिलती है 100% डिडक्शन। अगर आपने कमेंसमेंट से पहले भी किया हुआ था तो बस आपने उसको बुक में कैपिटलाइज करना है, आपको मिलेगी उसकी भी 100% डिडक्शन। याद रखिएगा। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट लैंड एंड except land, goodwill or financial instrument would not be eligible for deduction. All other capital expenditure would be eligible for deduction. Then single day में single person को single expense किया है आपने और सर आपकी वो पेमेंट जो एक्सीड कर रही है 10,000 से और वो आपने पे कर दी है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, तो सर आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी उसको आपको 35 AD में जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कमेंसमेंट से पहले किया तो मैंने आपको बता दिया, कैपिटलाइज कर दो, डिडक्शन ले लो। अच्छा कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है सर डिडक्शन क्लेम करने के लिए, देखो भाई आपका बिजनेस जो है वो नया होना चाहिए, राइट। बिजनेस जो है आपका नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी नई होनी चाहिए। लेकिन बोला गया कि सर वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इफ इट डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन दैट बिजनेस। तो आप अगर आपकी जो वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी है वो टोटल जो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करी है वो टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% तक हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस याद रखिएगा वो इंपोर्टेड हो यानी बाहर से आई हो और उसने किसी और उस प्लांट एंड मशीनरी में इस एक्ट में यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसी ने कोई भी बेनिफिट जो है वो ना लिया हो। देन एक लॉकिंग पीरियड लगाया कि 35 AD के लिए अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो आपको सर कम से कम वो एसेट जो है अपने पास कितने साल तक रखना है? 8 साल तक रखना है। लॉक इन पीरियड तोड़ा तो क्या करेंगे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉक इन पीरियड तोड़ा तो क्या करेंगे? यानी कि आपने 35, देखो ये बात को ध्यान से सुनना, 35 AD के लिए आपने एसेट खरीदा था, आप सर अगर उस एसेट को ट्रांसफर कर देते हो, पहले बोलो सेल कर देते हो, अगर सेल कर देते हो सर सेक्शन 28 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी चार्जिंग सेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप चालू थे, आपने क्या किया? 35 AD के लिए एसेट खरीदा और एसेट खरीदने के बाद आपने उसे अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, बेचा नहीं, आपने उसे अपने स्पेसिफाइड बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस में भेज दिया, बेचा नहीं। तो लॉ मेकर ने बोला कि भाई बात ऐसी है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ? हम बता रहे हैं
हम एक काम करेंगे सिंपल सा, हम देखेंगे आपको 35AD में कितनी डिडक्शन मिली थी। आपने 100 करोड़ रुपए का एसेट खरीदा था, आपने 100 करोड़ की डिडक्शन ले ली और आपने सर जो है 2 साल यूज़ करने के बाद आपने सर उसे ट्रांसफर कर दिया 30 साल में। कहाँ पे कमाओ, 30 साल में कहाँ पे, अपने नॉर्मल बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे सर, इस साल आपकी इनकम में ऐड कर देंगे क्या, 100 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ दीज 2 ईयर्स, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ दीज 2 ईयर्स, जो भी अमाउंट आएगा हम आपके इनकम में जो है वो हम ऐड कर देंगे आपके। और ये जो अमाउंट आएगा ये सर हम आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे और साथ साथ आपकी इनकम में ऐड कर देंगे, यानी आप अगली बार से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे और जो आपको डिडक्शन मिली थी वो आपसे वापस छीन ली जाएगी। देखिए जहाँ पे सर एसेट आपने यूज़ किया था देन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, तो कॉन्सिक्वेंस ये होंगे सर जी, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन सो क्लेम्ड अलाउड इन वन और मोर प्रीवियस ईयर एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो आपने डिडक्शन क्लेम करी थी उसे हम डेप्रिसिएशन से पहले कम करेंगे, ठीक है जी, एज इफ नो डिडक्शन ऑफ दिस सेक्शन वाज अलाउड, और वो आपकी इनकम मान लेंगे। और फिर याद रखिएगा वो जो अमाउंट आया वो आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट में हम लोग ऐड कर देंगे, जिसपे आप लोग जो है बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। बेसिकली हम उसी पोजीशन में पहुंचा देंगे जिस पोजीशन पर पहले होते अगर आपने 35AD की डिडक्शन क्लेम ना की होती। देन अगर सर आपने सेल किया तो मैंने बता दिया पीजीबी का चार्जिंग सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे टैक्सेबल होगा। ये जो 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है सर, इस सिक इंडस्ट्रियल कंपनी पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपसे जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपने सर डिडक्शन ली थी क्योंकि आपने सर एक होटल बनाया था, आपने होटल बना के जो 35AD की डिडक्शन ली थी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जो है ऑपरेशन ऑफ द होटल ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अभी भी आप 35AD के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। 35AD लेने से पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई हो चैप्टर 6A में आप लोग इन सेक्शंस में डिडक्शन नहीं ले सकते, 10A की आप लोग जो है एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। सो बेसिकली या तो आप 35AD लेंगे या फिर आप ये दोनों लेंगे, यानी कि 3 चीज़ों का फायदा आप एक चीज़ के लिए नहीं उठा सकते। 35AD के लिए एक बात याद रखिएगा कि 35AD के जो लॉसेज हैं वो कितने साल तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि 35AD के लॉसेज सिर्फ 35AD वाले बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अब आपने ध्यान रखना है कि भैया आप लोगों को जो है रिटर्न विद इन ड्यू डेट मेंशन अंडर 139(1) फाइल करनी है अगर आप 35AD के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। देन कुछ मिसलेनियस सेक्शन है, जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से रिलेटेड आपको कोई खर्चा हुआ तो आपको एक बार में डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको जो भी खर्चा है आपको 5 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा और आप उसके 5 इंस्टॉलमेंट में जो है वो डिडक्शन लेंगे। देन बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर सर इंडियन कंपनी या फिर नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट एसएससी को ही जो है वो डिडक्शन मिलती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो बिजनेस को शुरू करने से पहले के खर्चे होते हैं या फिर बिजनेस के एक्सटेंशन में किए गए कुछ खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। डिडक्शन कितनी मिलने वाली है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी अगर है तो सर जी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और अगर कंपनी है तो हम 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो बेसिकली पहले ये दोनों विच एवर इज हायर कर लो, उसका 5% निकाल लो, लेकिन एक्चुअली में जो एक्सपेंडिचर किया डिडक्शन सर उससे तो कभी किसी हाल में एक्सीड कर ही नहीं सकती, और जो भी डिडक्शन आपको मिलेगी वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से मिलने वाली है। ये बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। देन यहाँ पे नोट्स में हमने कुछ समझा रखा है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या होता है, और साथ साथ में यहाँ पे सर सीए की ऑडिट जो है, सीए का ऑडिट रिपोर्ट जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ पे अलॉन्ग विद रिटर्न हटा के आप कर लीजिएगा स्पेसिफाइड डेट, और स्पेसिफाइड डेट क्या है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), दैट इज 30 सितंबर वो ड्यू डेट हो गई है किसकी, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की अपनी। ओके, देन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसमें बिजनेस आपने कमेंस किया या फिर एक्सटेंशन आपकी कंप्लीट हुई। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, आपका जितना भी सर इशूड शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एज रेफर्ड अबव। लीजिए अब बात करते हैं सर हमारा फेवरेट सेक्शन 44AD, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है। तो सबसे पहली बात सर ये पूरी पीजीबी के चैप्टर की स्कीम को ओवर रूल करता है। इसका सर सिंपल सा रूल है कि जितना भी आपका रेवेन्यू उसकी 8% जो है आपकी इनकम मान लेंगे, और अगर आपको कोई पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, तो सर उस पर हम लोग जो है 6% इनकम मानेंगे, अदरवाइज सर हम लोग जो है 8% की इनकम जो है वो मान के चलेंगे। एलिजिबल बिजनेस को सिर्फ एलिजिबल बिजनेस इसका फायदा उठा सकते हैं। 44AE जो ले रहा है, जो जिसको 44AE लगता है वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। जिसका ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। और ये किस किस को अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, याद रखिएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप में LLP नहीं आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। और साथ साथ में आपने सेक्शन 10 में कोई डिडक्शन ना ली हो और चैप्टर 6A पार्ट C में कोई डिडक्शन क्लेम ना करें। बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बेटा ये जो आपके सेक्शन में होते हैं ATC, ATD, ATCCD एटसेट्रा, ये सब पार्ट A पार्ट B की डिडक्शंस होती हैं, ये मिल जाएंगी 44AD वालों को, लेकिन जो आपकी वो होती है ना स्टार्टअप वाली डिडक्शन जो आपके कोर्स में नहीं है, वो वाली डिडक्शन देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ये है वो डिडक्शन IA, IB, IB, IC, ID, IE, JJA, JJAA, QQB, RRB, ये सारी डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेंगी। ओके, देन बात करते हैं सर कंपनीज वगैरह को भी सर 44AD जो है वो नहीं मिलता है, तो याद रखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 और पार्ट C ऑफ चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा जी, स्कीम स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले
ब्रोकरेज वाले और एजेंसी वाले नहीं ले सकते, क्योंकि इनके प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जितने भी आपके सर खर्चे हैं वो मानेंगे हम लोग डीम टू हैव बीन अलाउड है। रिटर्न डाउन वैल्यू भी हम लोग मान के चलेंगे सर डीम टू हैव बीन रिड्यूस्ड है। यानी अगर आप 4 साल बाद 44AD से बाहर आ रहे हैं और आपने उस दौरान कोई एसेट खरीदे, तो ये थोड़ा ना कि आप एसेट की 100% वैल्यू आप उस समय कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं, जितनी डेप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए थी उतनी डेप्रिसिएशन से हम आपकी WDV को रिड्यूस करते रहेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से शैल बी अलाउड। अब बच्चे यहाँ पे लड़ाई करते हैं कि सर चैप्टर 6 से तो आपने ऊपर मना किया था। बेटा मैंने साफ साफ बोला था चैप्टर 6A का पार्ट C से आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती है, बाकी चैप्टर 6A की जो भी डिडक्शन है वो आपको अलाउड होंगी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, डिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी PGBP का पार्ट है और PGBP के सारे अमाउंट जो हम डीम टू हैव बीन अलाउड मान लेते हैं। अब बात करते हैं सर 44AD4 ड्रैकोनियन सेक्शन की। ये ड्रैकोनियन सेक्शन क्या बोलता है कि सर एसएससी ने अपना जो है 44AD के हिसाब से जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया, ओके और फिर उसके बाद जिस साल उसने 44AD के हिसाब से डिक्लेयर किया था उसके अगले 5 साल में उसने किसी भी साल जो है वो 44AD से कम अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, तो सर जी अब वो अगले 5 साल तक, जिस साल में उसने ऐसी हरकत करी कि 44AD से कम डिक्लेयर किया, अब वो अगले 5 साल तक जो है 44AD का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएगा। और 4485 क्या बोलता है? कहता है सर जिस ईयर में आपको 4484 लगता है उस ईयर में हम देखेंगे आपकी इनकम अगर मैक्सिमम और नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है तो आपको उस ईयर में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AA, और साथ में आपको अपना टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा 44AB के अंदर जाके, राइट। तो ये 44AD4 और 4485 वाली जो बातें थी मैंने आपको बता दी थी। अब साथ में सर एक अमेंडमेंट जो मैंने आपको और बताई कि भाई हम लोग 8% यूज़ करते हैं लेकिन 6% यूज़ कर लेंगे हम कब? जब आपका पेमेंट मिला है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और सच अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब मोड सर हमने एक बार पढ़ लिए थे, वो भीम UPI वगैरह जो है इंक्लूडेड कर दिए गए हैं, राइट। और आपने ध्यान देना है कि ये किस पे लगेगा 6%? अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर 139 एज मेंशन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, राइट। लीजिए देन इसके बाद सर हमारा ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल कराई थी आपको। ये टैक्स ऑडिट का जो एप्लीकेबिलिटी थी हम ये वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं अपने अमेंडमेंट के साथ। अब बात करते हैं 44ADA के बारे में। ये लगता है सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स पे, काले कोट वाले, सफ़ेद कोट वाले, बिना कोट वाले, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे सर रेजिडेंट एसएससी होगा, और याद रखिएगा सर यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है एसएससी की, यानी कि दिस कैन बी टेकन बाय ऑल दी एसएससीज। बस रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और प्रोफेशन जो है स्पेसिफाइड प्रोफेशन होना चाहिए। तो ग्रॉस रिसिप्ट का 50 लाख रुपीज़ से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो सर जी 50%, और अगर आप कोई उससे ऊपर का सम क्लेम करना चाहते हैं तो आपकी इनकम हो सकती है। सेम 44AD में भी अगर आप 8% 6% से ऊपर क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपकी इनकम हो सकती है, राइट। देन उसके बाद वही बात है, सारी डिडक्शन डीम टू हैव बीन अलाउड मान लेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू को लेकर जो बात हमने AD में पढ़ी थी वही बात है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर अगर आपने अपनी इनकम जो है 50% से कम बताई, 50% से आपने कम बताई, और सर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, तो भैया AA और AB जो है वो लग जाएगा। हाँ जी, AA और AB जो है वो आपके ऊपर लग जाएगा। देन कमिंग टू AE, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सर, कभी भी सर एग्जाम के अंदर फूट पड़ेगा वो बम है। किसी भी SSC को मिल सकता है, लेकिन सर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी दिन एक भी सेकंड के लिए आपके पास 10 गुड्स कैरेज से ऊपर जो है वो नहीं होने चाहिए। 10 गुड्स कैरेज से जो है वो ऊपर नहीं होने चाहिए, और आपका बिजनेस होना चाहिए अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरेज, राइट। अच्छा जी, हैवी गुड व्हीकल के केस में आपके लिए क्या लगने वाला है? हैवी गुड व्हीकल पहले तो है क्या? जो सर 12 टन से ऊपर जाता हो वो सर हमारे लिए क्या है? हैवी गुड व्हीकल है। और उस केस में जो है हम लोगों ने क्या कर रखा है, ₹1000 पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ₹1000 पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 20 टन का अगर आपका ट्रक है, आपने वो पूरे साल रखा था, तो 20 × 1000 × 12, और अगर ऐसे 5 ट्रक थे तो × 5 आपको करना पड़ जाएगा। अदर देन हैवी गुड व्हीकल, आई से आपको कंफ्यूज कर सकता है ये बोल के कि भाई मीडियम गुड व्हीकल है, लाइट गुड व्हीकल है। नहीं सर, हमारे पास या तो हैवी गुड व्हीकल है, अदर देन हैवी गुड व्हीकल है। अदर देन हैवी गुड व्हीकल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ₹7500 पर मंथ पर ट्रक और पार्ट दे रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए ₹7500 पर ट्रक, यानी पर गुड्स कैरेज व्हीकल पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ। पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ का मतलब क्या है, अगर 10 दिसंबर को आपने एक जो है व्हीकल खरीदा था तो दिसंबर पूरा काउंट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके 4 महीने जो है वो काउंट होने वाले हैं। ये बात आपने याद रखनी है। सेम बात है, ऑल डिडक्शन डीम टू हैव बीन अलाउड, रिटर्न डाउन वैल्यू को रिड्यूस करके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर आपने अपनी इनकम 44AE आप ले रहे हैं और आपकी इनकम सर आप क्लेम करते हैं कि 44AE से कम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली अगर आपने 44AE से कम क्लेम किया तो मित्रों आपके ऊपर AA और AB लग जाएगा। हाँ जी, AA और AE लग जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास सर आती हैं सर कुछ कॉम्पोजिट बिजनेसेस, जहाँ पे सर आप लोगों के एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह की इनकम होती है। तो अगर रबर आप मैन्युफैक्चर करें तो 35% बिजनेस इनकम होगा। अगर आप कॉफ़ी सिर्फ ग्रोन और क्योर करते हैं तो 25% बिजनेस इनकम होगा। कॉफ़ी ग्रोन, क्योर, रोस्ट, ग्राउंड सारे काम करते हैं तो 40% जो है आपका
बिजनेस इनकम होगा, और अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी का तो 40% जो है आपका बिजनेस इनकम होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है क्लास में करा रखे हैं, बल्कि इससे भी अलग हट के जो है कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। देन गाइज यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें जरा सुन लीजिएगा पार्टनरशिप के बारे में। 40B का मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं सर यूट्यूब पे जाके सेक्शन 40B बाय नीरज अरोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पक्का 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 वो मिल जाएगा। मैं अभी भी आपके सामने जो है वो सर्च करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मिल जाएगा, नहीं तो भाई मैं दोबारा से उसको अपलोड कर दूंगा। सेक्शन 40B बाय नीरज अरोड़ा काफ़ी लोगों ने सर्च भी कर रखा है और बिल्कुल अवेलेबल है सर जी। लगभग जो है आपका 25 मिनट का सेक्शन है, उसके अंदर से मैंने सारी बातें जो समझा रखी है, इवन जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवा रखा है, तो प्लीज़ एक बार उसको जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि अगर किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी मिलता है तो सर जी वो पीजीपी हेड में जो है वो टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में और किसी और हेड में नहीं जाता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर पार्टनरशिप फर्म का शेयर मिलता है किसी पार्टनर को तो वो एग्जेम्प्ट होता है। कम ऑन, वो क्या होता है जल्दी बताइए? एग्जेम्प्ट होता है। एक बार और बोल दो बेटा, क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह दे रही है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन पार्टनर्स के हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। और 40B से इसका क्या कनेक्शन है? 40B से इसका सिंपल सा यही कनेक्शन है भाई, ये बात याद रखना, 40B में जितना अलाउड होगा उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो 40B में अलाउड नहीं होगा वो पार्टनर के हाथ में जो है टैक्सेबल नहीं होगा। 40B की लिमिट्स मैंने यहाँ पे रखी है, बट मैं फिर भी आपको मोटिवेट करूंगा कि प्लीज़ वो सेक्शन एक बार जाके पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी जो है वो हो जाएंगे। ओके, देन बात करते हैं सर, अब सेक्शन 28 बचा है हमारे पास, जो मैंने बोला था कि आपको बिल्कुल लास्ट में जाते थे पढ़ेंगे और स्पेकुलेशन बिजनेस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और पीजीबी की रिवीजन जो है वो खत्म हो जाएगी। आइए सेक्शन 28 की बात करते हैं। सेक्शन 28 आपको क्या बोलता है? बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस का, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो मैं सर आपसे कुछ पैसे ले रहा हूं, कुछ हमारे टर्म्स में लिखा हुआ था, तो भाइयों वो इनकम भी जो है पीजीबी के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर सर कोई एसोसिएशन है और वो एसोसिएशन जो है अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देती है, उसके लिए पैसे लेती है, तो सर वो भी पीजीपी के अंदर जो हम टैक्सेबल करेंगे। एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे तरह के बेनिफिट देती है सर गवर्नमेंट, उनकी सबकी टैक्सेबिलिटी जो हमने यहाँ पे बना रखी है, जैसे कि कैश असिस्टेंस दिया गवर्नमेंट ने, ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि आप अगर बाहर से गुड्स जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करके जो है आप उनको वापस बेच रहे हैं, तो सर ये री एक्सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं उसमें सर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वो यहाँ पे आएगा। आपने ड्यूटी ड्रॉबैक को एनकैश किया या बेचा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो कस्टम लॉ के अंदर होती हैं। देन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस होता है, उसका सर यहाँ पे टैक्सेबल होगा। कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव होगा सर वो सारे के सारे कहाँ पे हो जाते हैं? पीजीबीपी के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाते हैं। देखिए आपको पैसा मिला वो टैक्सेबल होगा, लेकिन आपको परक्विजिट मिला, आपसे आपके काम से खुश हो गए, आपके क्लाइंट्स ने आपको जो है बहुत सारे और इन काइंड गिफ्ट दिए, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। पार्टनरशिप वाली बात जो मैंने यहाँ पे करी ली है आप लोगों से, अगर आप किसी को कोई पैसा देते हैं या किसी को कोई पैसा मिलता है कोई एक्टिविटी ना करने के लिए, किसी चीज़ को ना करना, किसी चीज़ को ना करने के लिए हाँ कहना, किसी चीज़ को ना करने के लिए हाँ कह रहे हैं आप और आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो सर जी आपको वो भी जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आप किसी के साथ कोई नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको बोला गया कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप शेयर मत करना, राइट, तो भाई वो अमाउंट भी जो है वो कहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है? वो अमाउंट भी जो है वो टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड पीजीबीपी। और फिर साथ में आपको बताते हैं कि सर अगर आपने क्या किया, आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ सम्स ऐसे बता रहे हैं जो पीजीबी हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे, कैश और काइंड में मिल रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, जो कैपिटल गेन में बेसिकली चार्जेबल हो रहे हैं। अगर कैपिटल गेन में सर उनकी टैक्सेबिलिटी बन रही है क्योंकि उन्हें कैपिटल एसेट माना जा रहा है, राइट टू कैरी बिजनेस माना जा रहा है, तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे, पीजीबी में टैक्सेबल नहीं होंगे। और कुछ ये सर एक्सेप्शन दे रखी है, किसको एक्सेप्शन दे रखी है सर? मल्टीलेटरल फंड से सर अगर आपको कोई पैसा मिलता है एज अ कॉम्पनसेशन, क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर आप मदद कर रहे हैं ओजोन लेयर को बचाने में अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो अमाउंट हम कहीं पे टैक्सेबल नहीं करेंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने कई बार आपसे बात करी है सर, अगर एम्प्लॉयर को मिल जाएगी तो सर वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड पीजीबीपी। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आपने इन्वेंट्री को जो है वो कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट के अंदर, तो भाई साहब जो इन्वेंट्री की फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी वो आपके पीजीबी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं सर इसकी जो कॉस्ट है उसका क्या हुआ? बेटा इसकी कॉस्ट तो जब आपने इन्वेंट्री खरीदी तब ऑटोमेटिकली पीएनएल के थ्रू जो है वो एडजस्ट हो गई होगी, राइट। याद रखिएगा जब आप कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो भाई साहब आपका कैपिटल गेन का चैप्टर एक्टिव हो जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन इज 45 सबसेक्शन 2, वहां पे सर आपका कैपिटल गेन बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ा रखा है, इवन मैंने आपके कैपिटल गेन की रिवीजन वीडियो पहले अपलोड कर दी है। लेकिन जब आप इन्वेंट्री को, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या लग जाता है? तो आपको सर एफएमवी जो है वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है। कई बच्चे बोलोगे सर आपने 43 सीए तो कवर नहीं किया। बेटा 43 सीए हम लोग अदर सोर्स के साथ कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं अदर सोर्सेज के साथ? इसलिए कवर करते हैं अदर सोर्स के साथ क्योंकि सर 56 to 10 वहाँ पे है, तो वहाँ पे डिस्कशन में वो निकल जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद बात करते हैं सर 35 एडी हमने पहले डिस्कस कर लिया। 35 एडी वाला एसेट था और अगर आपने बेचा तो 28 लग जाएगा। अगर आपने किसी और बिजनेस में ट्रांसफर किया तो जितने का भी आपने खरीदा था माइनस जो डेप्रिसिएशन बनती थी, जितने साल आपने उसको 35 एडी के लिए यूज किया, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो सर आपकी इनकम में और आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में हम ऐड कर देंगे।
राइट। बात करते हैं सर स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? वादे का बिजनेस। वादे का बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे सर फिजिकल डिलीवरी जो है वो नहीं होनी है, एक्चुअल डिलीवरी जो है वो नहीं होनी है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है बातें होनी है कि भाई मैं आपसे इतने टाइम बाद इतनी चीज़ जो है वो खरीदूंगा, और अगर मैं नहीं खरीद पाया, वो बेसिकली खरीदने होती नहीं है, तो वो उसका जो डिफरेंस पैसा होता है वो पे कर देता है, उसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। कम ऑन, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? स्पेकुलेशन बिजनेस। एक बात याद रखिएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस को हम लोग एक सेपरेट बिजनेस ट्रीट करके चलेंगे हमेशा। क्यों भाई? डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट है। टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट कैसे है? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे सेट ऑफ के चैप्टर में, अगर आप देखेंगे तो भाई नॉन स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड लॉटरी। स्पेकुलेशन लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन लॉस से ही जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। देन ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होता है, और ये कैरी फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए होता है। तो इनको हम बिल्कुल हमेशा जो है सेपरेट ट्रीट करके चलते हैं। अगर स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन कोई मीनिंग पूछ ले तो याद रखिएगा इट्स अ ट्रांजैक्शन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट किसी कमोडिटी को लेके, स्टॉक को लेके, शेयर को लेके हो सकता है, एंड इट इज अल्टीमेटली सेटल्ड बाय अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी, यानी विदाउट डिलीवरी के सेटल होता है, सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, सामान का लेन देन नहीं होता है। फिर जो है कुछ एक्सेप्शन बताई गई हैं सर। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल मर्चेंडाइज में हम इसे स्पेकुलेशन नहीं मानते। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक और शेयर में हम इसे स्पेकुलेशन नहीं मानते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेकुलेशन नहीं मानते। ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग स्पेकुलेशन नहीं मानते, और ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव को हम लोग जो है वो स्पेकुलेटिव नहीं मानते। बस ऐसा कहा जाता है कि सर जी एसटीडी और सीटीडी वगैरह जो वो पे होने चाहिए इनके ऊपर, और सीटीडी की एक एक्सेप्शन है, और सीटीडी की एक्सेप्शन क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ सीटीडी इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव अगर आप डील कर रहे हैं तो उसमें सीटीडी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बेसिकली ये बहुत कॉमन हैबिट्स हैं, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस की, इसलिए हमने इनको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं माना है। अदरवाइज सर हम इनको भी स्पेकुलेटिव मान लेते, क्योंकि इनमें भी जो डीलिंग होनी है वो सर सेटलमेंट जो होनी है वो अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी होनी है। लोग बाग बिजनेस में इसको क्यों यूज करते हैं? अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने आप को एक सेफगार्ड देने के लिए। ओके, सो इस तरह के सर हमारी जो है पीजीबी की पूरी रिवीजन खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और ऐसी और बहुत सारी रिवीजन वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। मोटिवेशन, गाइडेंस, सब कुछ आपके लिए हम लोग करते रहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रोरा, उसको ज्वाइन करें, उसके साथ जुड़े रहें। और साथ साथ में एक बात याद रखिए, और वो क्या बात है कि भाई एडू 91 हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। सबसे कम प्राइस में सबसे बढ़िया क्लासेस जो हम कोशिश करते हैं आपको प्रोवाइड करने की। क्लासेस ही नहीं, वहाँ पे सर हम लोग अपने बच्चों के साथ जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, जिनको आप करके हीरो बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। बाय बाय, टेक केयर।